एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इट्स मी सिरवत सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 2 किंग्स, फार्मर एंड टाउन। तो जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहले वाला चैप्टर ब्रिक्स, बीट्स, बोन्स पढ़ लिया है मेरी वीडियो से, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लगा दो कि यस दीदी फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर। सो सब पढ़ चुके हो ब्रिक्स, बीट्स, बोन्स, तभी इस चैप्टर को पढ़ना, ठीक है। तो आज हम किंग्स, फार्मर एंड टाउन पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर में आप जानने वाले हो ना जिन चीज़ों के बारे में, तो वो हमने बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में देखी हुई है। कैसे देखी हुई? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवीज एंड जो शोज हैं वो बने हुए हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो इस चैप्टर में आप मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानोगे, और मौर्यन डायनेस्टी के हमने काफ़ी सारे ऐसे शोज देखे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पे शो बना है और अशोका जी पे शो बना है। तो उस शोज में हमें सब कुछ तो देखो सच नहीं दिखाया होता, उसमें काफ़ी कुछ ना वो एंटरटेनमेंट के लिए और साथ ही के साथ में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे बिल्कुल अलग तरीके से दिखा दिया जाता है, बट स्टिल हमें कुछ ग्लिम्स मिल जाता है कि कितने रिच, कितने ब्यूटीफुल, कितने अमीर हमारे यहाँ के किंगडम्स हुआ करते थे। तो दिस इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर टुडे, किंग्स, फार्मर एंड टाउन। तुम इंडिया के राजाओं के बारे में जानोगे कि कितनी वेल्थ, कितना सिस्टमैटिकली हमारे यहाँ के राजा रूल करते थे, एंड क्यों इंडिया को एक ज़माने में सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो वही चीज़ आप आज जानोगे कि इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ के गाइस किंगडम्स थे, राजघराने थे, डायनेस्टीज थी, इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री को एक ज़माने में सोने की चिड़िया जो है वो बोला जाता था, ठीक है। देन यू विल स्टडी अबाउट द फार्मर्स, यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या रही थी हमारी कंट्री के अंदर, और साथ ही के साथ में आप टाउन के बारे में जानोगे। अभी तुमने ना 11th क्लास में एक मेसोपोटामिया वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ आपको बताया गया था कि टाउन जो है मेसोपोटामिया से शहरी कल्चर शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी ईंटों की जो है सिटीज़ बनानी शुरू करी थी, ठीक है। उरुक, मरी याद हो अगर तुम्हारे को। देन हमने हड़प्पा के शहरों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से शहर पढ़े हड़प्पा के अंदर? हमने सीताडेल पढ़ा और लोहचौंग पढ़ा। किसका? हड़प्पा का, मोहनजोदारो का और लोथल का, राखीगढ़ी, ये हड़प्पा के शहर थे। आज आप जानोगे इंडिया के वो शहर जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें जैसे पाटलिपुत्र, इट इज़ टुडेज पटना। तो आप आज जानोगे कि कैसे पाटलिपुत्र कैपिटल रहा करता था मगध एम्पायर की। और जो आप जानोगे उज्जैनी के बारे में, मथुरा आज के समय पे तो जो है हम देखते हैं कि मथुरा सब लोगों की डेस्टिनेशन होती है, बट सिर्फ ये आज की बात नहीं कि हम सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए आज जा रहे, नहीं। एंशियंट टाइम से, हिस्टोरिकल टाइम से मथुरा जो था वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन रहा करता था हमारे जो है पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो आज आप उन शहरों के बारे में जानोगे जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी और बहुत सारी पॉपुलेशन जाया करती थी, जहाँ पे हर समय हलचल रहा। हमें क्या लगता है पुराने ज़माने में तो ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती होगी, सब सुनसान पड़ा रहता होगा, नहीं। आज आप जानोगे क्या शहर थे हमारे, एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑल दिस यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखते हैं हम इस चैप्टर में कौन सा टाइम पीरियड डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो जैसे तुमने हड़प्पा वाले का टाइम पीरियड था, ये मैं PIP लगा रही हूँ, तो हड़प्पा में हमने ना ये टाइम पीरियड पढ़ा था इस वाला, ठीक है। अब हम उसके 1500 साल बाद की बात करने वाले हैं। 1500 साल बाद जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये वाले टाइम पीरियड को हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर 600 BCE से 600 CE तक का सफ़र। तो मैं एक बार तुम्हें टाइमलाइन वाले पे दिखा देती हूँ बनाकर कि 600 BCE से 600 CE का सफ़र कितना लंबा होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा 100 CE ऊपर लिख रही हूँ तो समझ जाना ये CE वाली साइड है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं तुम्हारी आज क्लियर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं उन्होंने हिस्ट्री तो ऑप्ट कर रखी है 11th क्लास से, बट आज तक उन्हें BCE और CE का मतलब शायद नहीं पता होगा, और BCE और CE को समझना उन्हें नहीं आता होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं गाइस, चीज़ें सीखनी पड़ती है। एक समय था मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी सीखा, तुम्हें भी सिखा रही हूँ अब, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे। अब BCE CE आपको शायद ना पता हो, बट आपको BC और AD शायद जरूर पता हो, क्योंकि व्हेन यू वर इन 6th 7th 8th तो हमने यही पढ़ा था, BC एंड AD। ये क्या है आपको जैसे याद होगा, हम पढ़ते थे कि जो हमारी टाइमलाइन है, टाइमलाइन को जीसस क्राइस्ट के जन्म के हिसाब से देखते हैं। तो BC वॉज बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट जी के जन्म से पहले, और AD वॉज एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद में। याद है तुम्हें AD? तो आज के समय पे AD ही चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2024 AD चल रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, ये वाले जो है चैप्टर में हम पता है कौन सा टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, हम 600 BC से 600 AD तक का ज़माना पढ़ेंगे। बट तुम कहोगे दीदी NCERT में फिर सिंपल 600 BC से 600 AD लिख देते, ये BCE एंड CE क्यों लिखा है? तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब हिस्ट्री में ये चीज़ को थोड़ा चेंज करा गया है, सो दैट हर एक रिलीजन का इंसान इस टाइमलाइन को आइडेंटिफाई कर पाए। इसलिए हमने बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी की जगह हमने निकाल दिया इसको BCE एंड CE। BCE की फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और जो CE है
वो है कॉमन एरा। तो आज के समय पे क्या चल रहा है, कॉमन एरा चल रहा है। अगर आप हिस्टोरिक लैंग्वेज में बोलो तो राइट नाउ इट इज़ 2024 कॉमन एरा, ठीक है जी। और व्हाट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो 600 BCE से 600 CE तक का सफ़र। तो इतने लंबे सफ़र को आप पढ़ने वाले हो कि इस पीरियड में ना, ये टाइमलाइन पे मैंने पूरा जो बनाया है 600 BCE से CE में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए वो सिंपल आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या आया था हमारी कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ बहुत सारे एम्पायर्स और किंगडम बनने लगे, हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो गई। तो ये सब हमें पढ़ना है। अब ये सब पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ आपके सामने, व्हाट आर द सोर्सेज टू आइडेंटिफाई दिस पीरियड। ये 600 BCE से CE तक के सफ़र के लिए, 600 CE तक के सफ़र के लिए हमारे पे सोर्सेज क्या है। मुझे किसने बताया कि इतने बड़े बड़े किंगडम्स थे इंडिया के, मुझे कैसे पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला। तो वो जानने के लिए हमें सोर्सेज पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हड़प्पा की सोर्सेज क्या थी भैया, बेट ब्रिक निकली, सील्स निकली, पॉट निकले और शहर निकला पूरा मोहनजोदारो, ये थे हड़प्पा की सोर्सेज। यहाँ सोर्सेज हमें क्या मिली, यहाँ पे हमें सोर्सेज मिली हमारे इंडिया के किंगडम और डायनेस्टीज को जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस। नाउ व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस, तो किसी भी अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर हम एनग्रेविंग यानी कि नक्काशी करके कुछ लिखते हैं तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और हमारे राजा महाराजाओं के टाइम पे राजा महाराजा लोग और बहुत अमीर लोग इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे किसी सॉलिड सरफेस पे। जैसे आज के समय पे भी आप अगर मंदिर जाते हो तो मंदिर में आपने देखा होगा कि हमारे मंदिर में कई बार ना, जैसे जिन लोगों ने डोनेशंस कराई होती हैं तो जो है हमारे मंदिर के अंदर भी जैसे वाइट मार्बल के ऊपर उस पर नक्काशी करके लिखा गया होता है, या कोई बहुत अच्छी सी प्रवचन जो हो गया वो लिखा होता है, वो सब क्या है वो इंस्क्राइब करी गई हैं चीज़ें। तो वैसी वैसी इंस्क्रिप्शंस ही हमें जो है मिली हमारे जो है। तो जब खुदाई हुई तो हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिली डोनेशंस की, कि ये राजाओं ने इतना लैंड डोनेट करा, इतनी सारी ज़मीनें डोनेट करी उन्होंने, उसकी इंस्क्रिप्शंस मिली और पोएम्स मिली हमें और अलग अलग चीज़ें हमें इंस्क्राइब करी हुई भी मिली। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स क्या है जानने के लिए, तो पहली सोर्स क्या है आपका इस टाइम पीरियड को पता लगाने के लिए, दैट इज इंस्क्रिप्शन। इसका मीनिंग अब आप समझ चुके हो। दूसरा टेक्स्ट यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट, एंड थर्ड इज अ कॉइन। कॉइन हमें मिले तो उससे हम अपने राजाओं के बारे में बहुत अच्छे से जान पाए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम टॉपिक की मेन बात के ऊपर कि आप ये बताओ कि क्या डेवलपमेंट हुए थे इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होने के 1500 साल बाद इंडिया में क्या चीज़ की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 साल बाद, तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन फॉर्म करा है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वर द डेवलपमेंट्स दैट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर 1500 ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये जो है चीज़ें हुई थी हमारे यहाँ 1500 साल बाद फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड बाय द पीपल हु वर रिसाइडिंग अलोंग द इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, यानी कि जो इंडस रिवर है उसके किनारे पे बसे हुए लोगों ने क्या करना शुरू करा, वहाँ पे जो है ऋग्वेदा, जो हमारे वेद हैं गाइस, जो वेद है उनका कॉम्पोजिशन जो है वो शुरू हो गया था। जिस स्टूडेंट्स को हमारे चारों वेदास का नाम पता है मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से हैं हमारे 4 वेद्स। तो जो ऋग्वेदा है ना, ऋग्वेदा का कॉम्पोजिशन हो गया था इस समय के अंदर, यानी कि हड़प्पा का खत्म होने के 1500 साल बाद ऋग्वेदा का कॉम्पोजिशन हो गया था। कहाँ किसने करा था, जो इंडस रिवर के किनारे पे लोग रहा करते थे उन्होंने करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लग गई थी हमारी कंट्री के अंदर, और जो है मेजर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब जगह एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होने लगा था। एग्रीकल्चर तो पहले भी होता था बट अब और बढ़िया होने लगा था। इमरजेंस ऑफ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ हुआ। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या आया, हमारे यहाँ नई डेवलपमेंट हुई। देखो जब भी कोई मरता था तो उसको जो है जब उसको दफना दिया जाता था तो उसके ऊपर एक स्टोन का स्ट्रक्चर टाइप बना दिया जाता था जिसको कहा गया मेगालिथ, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर। जैसे जो है जो कब्र के ऊपर जैसे एक टूम्ब टाइप बना दिया उसके ऊपर ऐसे पत्थरों का सेम ऐसा स्ट्रक्चर, इसको मेगालिथ बोले जाने लगा। तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि अब इंडिया में ऐसा हो रहा था। मोस्टली ये हो रहा था सेंट्रल और साउथ इंडिया के। सम ऑफ द अर्लीस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर दैट गिव एविडेंस ऑफ द प्री हिस्टोरिक कल्चर, तो काफ़ी ज़्यादा ये हमें दिखाई दिए थे प्री हिस्टोरिक टाइम में। नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है, इमर्जेंस ऑफ द न्यू किंगडम्स एंड टाउन्स। तो एग्जाम में ये आपका पहला क्वेश्चन आपको दिख सकता है, और ये पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर से 1 2 3 4 पॉइंट्स आप लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने इस चैप्टर के, टॉपिक नंबर 1 पे, प्रिंसिप एंड पियादसी। ठीक है, अब ये प्रिंसिप कौन है और ये पियादसी कौन है हम ये जानते हैं। तो सबसे बड़ा एक डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री की एपिग्राफी के अंदर 1830 के अंदर, जो किया था जेम्स
प्रिंसिप नाम के एक ऑफिसर ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके मिंट में काम करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट थी, मिंट क्या होती है, जहाँ पे कॉइन छपते हैं, तो वहाँ पे काम करने वाले एक ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसिप। फोटो देख लो तुम। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो बहुत पुरानी लैंग्वेजेस थी हमारी कंट्री में जो यूज़ करी जाती थी, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, उसकी स्क्रिप्ट को इन्होंने डिसाइफर करा। नो व्हाट इज स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको हड़प्पा वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आई टोल्ड यू कि भैया जो हड़प्पा की जो लैंग्वेज है वो हम पहचान नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी स्क्रिप्ट नहीं पता। स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, एक तरीके से आपको, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, वैसे ही जो ब्राह्मी और खरोष्टी ये लैंग्वेजेस थी, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है। यू कैन सी हियर, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो जो खरोष्टी स्क्रिप्ट थी उसको पता लगाया जो है किसने, जेम्स प्रिंसिप ने, क्योंकि ये कॉइन मिंट में काम करते थे, तो इन्हें पुराने ज़माने के बहुत सिक्के मिलते रहते थे। तो उस पर उन्होंने देखा और फिर उन्होंने जो है इंडिया के बहुत सारे पंडित्स के साथ बैठ के, बहुत सारे जो है बहुत विद्वान लोगों के साथ बैठ के, इंडिया के हमारे बहुत सारे पुराने ज़माने की जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर ये बैठे और पूरी रिसर्च चली एंड फाइनली इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो भी हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलता था जो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखा होता था, तो हम उसको पढ़ के समझ गए अच्छा इसमें ये लिखा है, एंड इससे हमें इंडिया का हिस्ट्री पता चली। अब देखो हड़प्पा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था अभी और पता चल जाता अगर इनकी राइटिंग पता होती, तो अब हमें ये राइटिंग पता चल गई थी हमारे इस पीरियड की, तो अब इससे हम बहुत कुछ जान पाए। ठीक है, तो किसने डिसाइफर करी थी, जेम्स प्रिंसिप ने करी थी 1830 में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो है ब्राह्मी और खरोष्टी जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, यानी कि वही जो सॉलिड सरफेस पे लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिले और कॉइन लिखे, उन पे इन्हीं में लिखा गया था। तो अगर कोई स्क्रिप्ट वो है मिली हमें, क्या कहो आप, अगर आप कहो एक हमें इंस्क्रिप्शन मिली जिस पे ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा है, तो अब हम उसे पढ़ के समझ सकते थे जी उस पर लिखा क्या गया है। तो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया ये एक टाइप से। नेक्स्ट पियादसी की अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन ऐसी मिलती थी जिसपे ना पियादसी वर्ड यूज़ हुआ गया था। पियादसी मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी कि कुछ बहुत प्यारा सा जो आपको लगे, जिसको आप बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यारा, उसे हम कहते हैं पियादसी। अब ये पियादसी बहुत इंस्क्रिप्शंस में यूज करा गया था एंड देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शन व्हिच वर रेफर्ड टू द किंग एज अशोका, यानी कि कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शंस थी जहां पे पियादसी वर्ड अशोका जी के लिए यूज किया गया था, यानी कि जो अशोका किंग थे ना उनके लिए। तो इसलिए हमें समझ में आया कि भाई जो है ना जितनी भी इंस्क्रिप्शन जिनमें पियादसी वर्ड यूज करा गया है वो अशोका के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, आफ्टर द ब्राह्मी एंड खरोष्टी न्यू डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिल जाता है हमारे इंडिया की आर्कियोलॉजी को, कि जब हमें दो टाइप की लैंग्वेजेस पता चल गई अपनी कंट्री की, पढ़ने में आ गई, तो उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ना वो होने लगी, एग्जैक्टिवेशन हो रही है और बहुत हमारी हिस्ट्री को पता लगाने के लिए जो है काम चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो है पियादसी मतलब आपको पता चल चुका है, और वो रेफर किसको करा गया था, किंग अशोका को। तो प्रिंसिप मतलब जेम्स प्रिंसिप, पियादसी अशोका जी हैं। ठीक है जी, चलो अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, द अर्लीस्ट स्टेट्स, यानी कि इस वाले टॉपिक में आप जानोगे हमारे अर्लीस्ट स्टेट मतलब क्या, एम्पायर्स के बारे में जानोगे, बड़े बड़े जो हमारे एम्पायर्स थे उनके बारे में। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE था। इट इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। क्यों टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इस समय में अर्ली स्टेट्स यानी कि राज्य, शहर बनने शुरू हो गए थे, आयरन का यूज शुरू हो गया था इस टाइम के अंदर हमारी कंट्री के अंदर। तो आयरन कब यूज हुआ, 6th सेंचुरी BC के अंदर। ठीक है, और जो है साथ ही के साथ में कॉइनेज डेवलप हो गई थी, तो इसलिए ये टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए। और साथ ही के साथ में अलग अलग जो रिलीजन्स थे उनकी बिलीफ्स जो है वो फैलनी शुरू हो गई थी, जैसे बुद्धिज्म स्टार्ट हो गया, जैनिज्म स्टार्ट हो गया। इससे अगले वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, थिंक अ बिलीवर एंड बिल्डिंग में आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का जो स्प्रेड हुआ हमारी कंट्री में उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE इसलिए मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया, वाई 6th सेंचुरी BCE को इंडिया का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडिया की हिस्ट्री का। तो उसका पहला रीजन एम्पायर और सिटी बननी शुरू हुई, दूसरा रीजन ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन हो गया, तीसरा रीजन कॉइनेज डेवलप हुआ, एंड फोर्थ रीजन इज डाइवर्स जो है रिलीजियस बिलीफ जो है वो ग्रो होने लग गई। अब हमारे जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हमारे को मिले, टेक्स्ट मतलब क्या हुआ, रिटन डॉक्यूमेंट जो हमें मिले, उनमें हमें ना बहुत सारे महाजनपदास मतलब बहुत बड़े बड़े एम्पायर तो बहुत थे, किंगडम्स तो बहुत थे, बट ये सबसे पावरफुल किंगडम्स थे महाजनपद, इसलिए इन्हें महाजनपद कहा जाता था। तो कुछ महाजनपद के बारे में हमने इनके जो है जैन और बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स में भी देखा, कौन कौन से, जैसे कि वज्जी, मगध, कौशाला, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, ये सबसे फ्रीक्वेंटली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारे महाजनपद थे। वैसे हमारे 16 महाजनपद हैं और इन सभी के बारे में बुद्धा और जैना टेक्स्ट में लिखा गया था, बट जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इनमें से कौन से थे 16 में से, ये वज्जी, मगध,
कोशाला, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनका नाम बहुत ज़्यादा आता था। अब आप महाजनपदा का एक फीचर देखो, जो महाजनपदा होते थे ज़्यादातर महाजनपदाओं को राजा रूल करते थे, यानी कि राजा है वो रूल करेंगे। बट कुछ महाजनपद हमारे ऐसे भी थे जहाँ पे गानाज और संघ का रूल चलता था। गानाज और संघ क्या होते हैं? ओलिगैरिकीज होते हैं, जहाँ पे पावर शेयर होती है बाय नंबर ऑफ मैन कलेक्टिव। महाजनपद होते थे हमारे, इसको या तो राजा रूल करते थे, यानी कि राजा का शासन चलेगा, या फिर चलेगा संघास का, या फिर गाना भी आप इसे कह सकते हो। अब ये संघ और गानास क्या होते हैं ये बताती हूँ मैं आपको। तो संघ और गानास जो होते हैं ये ओलिगैरिकीज होती हैं। नाउ व्हाट इज ओलिगैरिकी? जैसे राजा तो एक अकेला होता है ना, अकेला रूल कर रहा है। ओलिगैरिकी में होता है कि ग्रुप ऑफ मैन होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, 10 मान लो, 12 मान लो आप, और वो सब मिलके कलेक्टिवली उनको राजास बोला जाता है। क्या बोला जाता था उन्हें? राजास। और वो रूल करते थे, तो इसको हम कहते हैं ओलिगैरिकी। ओलिगैरिकी हमने रोमन एम्पायर में भी देखा था कि काफ़ी जगहों पे जो है चला करती थी। तो काफ़ी सारे हमारे महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे राजा का रूल था डायरेक्टली, कुछ ऐसे थे जहाँ पे गानाज और संघ का रूल था। सो नाउ यू नो 3 टाइप से रूलिंग हो रही थी महाजनपद की। पहली रूलिंग हो रही थी महाजनपद की सीधा डायरेक्टली बाय द रूलर, कि एक राजा है और वो महाजनपद को रूल कर रहे हैं। राजा के साथ में भी उनके इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे उनके राज्यसभा में, जो उनको एडवाइस करते थे ऑब्वियसली। उसके साथ में एक थे हमारे गानास। गानास को कौन रूल कर रहे थे? वही ओलिगैरिक वे में ये रूल होता था, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। बुधा एंड महावीरा जी गाना को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और कुछ होते थे संघ। संघा भी ऐसा ही, आप मान लो गाना जैसा ही, इसमें भी ग्रुप ऑफ मैन मिलकर रूल करते थे। एक जन रूल नहीं कर रहा था, एक राजा रूल नहीं, ग्रुप ऑफ मैन का रूल था, इसलिए इनको ओलिगैरिक महाजनपद कहा जाता है, ठीक है। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ महाजनपद कि भाई एक किंगडम और एक किंगडम महाजनपद। तो ऐसा क्यों भैया कि एक इंसान को तुम कह रहे हो कि भैया ये टॉपर है और एक को कह रहे हो कि भैया ये तो सुपर टॉपर है कुछ भी, तो मतलब क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग थे महाजनपद। तो पढ़ लो जरा क्या क्या फीचर्स थे महाजनपद के, जो एग्जाम में डायरेक्ट लॉन्ग आंसर बनाने वाला है। तो 6th सेंचुरी BCE राइज ऑफ महाजनपद के लिए बहुत मशहूर है। 16 महाजनपद थे इंडिया के, जो शायद तुमने अभी तक कमेंट कर दिए होंगे, नहीं करे तो कहीं से भी सर्च करो और कमेंट करो, ठीक है। दीज स्टेट्स वर ईदर रूल बाय किंग और गानाज और संघास, जो मैं बता चुकी हूँ। ईच हैड इट्स ओन कैपिटल। हर एक महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी। जैसे मगध की एक टाइम पे कैपिटल थी राजगढ़, और एक टाइम पे फिर कैपिटल बनी पाटलिपुत्र, अपनी कैपिटल होती थी, और वो कैपिटल फोर्टिफाइड रहती थी, यानी कि पूरी ऊंची ऊंची दीवारों से किला बंद होती थी। जैसे ये सिटाडेल का पढ़ा था ना हमने कि ऊंची ऊंची दीवारों से बनता सिटाडेल, वैसे ही जितने भी महाजनपद थे वो किला बंद होते थे। ऊंची ऊंची दुर्ग के आगे दीवारें लगा रखी होती थी, इसलिए कि अगर कोई अटैक करने आए तो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सम स्टेट्स मेंटेन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मीज। कुछ ऐसे महाजनपद थे जिनके पास अपनी बहुत लाखों की सेना हुआ करती थी। अब सेना में कौन जाया करता था? लोग कहाँ से आते थे? तो वो जो फार्मर्स होते थे, पीजेंट्री होती थी, वही उनके सेना में भर्ती हो जाते थे, ठीक है। और जो है ब्यूरोक्रेसी भी मेंटेन करते थे महाजनपद। ब्यूरोक्रेसी क्या हुआ? जैसे आज के समय पे गाइस आप देखते हो हमारे यहाँ पे UPSC के एग्जाम्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स वहाँ से जो है हमारे यहाँ के अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं? वो हमारे लिए हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हमारे पॉलिटिशियंस बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, एंड बहुत कुछ जो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को संभालना, वो कौन करते हैं? सिविल सर्वेंट्स करते हैं। वैसा ही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन करना, शासन करने का संभालना जो होता है ना, अब रूलर ने तो कह दिया जी ये करना है, अब उसको जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो वो करने के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सब भी इनके पास थे। तो महाजनपद का काफ़ी एक ना मतलब पूरा प्रॉपर सिस्टम में चलते थे महाजनपद, कि भाई राजा ने अगर कोई लॉ बनाया, भैया टैक्स वसूल करना है, तो उसके लिए पूरा एक उनका ऑफिस है, वहाँ पे सारे जो है बैठे हुए हैं जिन लोगों को ड्यूटीज़ दी गई है, ब्यूरोक्रेट्स। तो प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी भी थी महाजनपद के पास में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको ये याद रखना है, हर महाजनपद की अपनी कैपिटल होती थी, ठीक है। जैसे कि मगध की एक बार कैपिटल रही राजगीर, फिर मगध की कैपिटल हुई पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है। अब राजाओं के लिए लिखे गए थे धर्मशास्त्र, या फिर जिनको हम धर्मसूत्रास भी कह देते हैं। तो व्हाट आर धर्मसूत्रास? तो फ्रॉम 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, 6th सेंचुरी BCE से ब्राह्मण्स ने जो है रूलर्स के लिए, यानी कि राजाओं के लिए धर्मशास्त्र लिखे। उसका मतलब क्या था गाइस? कुछ ऐसे रूल्स लिखे जिनको हम नॉर्म कहते हैं। नॉर्म क्या होता है? लिख दिए। अब कोई राजा चाहे तो फॉलो करे, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता। नॉर्म्स क्या होता है? अनसेड रूल्स कहते हैं नॉर्म्स। अगर आप सर्च करोगे कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, बट जैसे रूल्स का तो ये ना हाँ करनी है। नॉर्म्स ये है कि एक इंसान का ना एथिकली उसको ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा इंसान होगा वो डेफिनेटली उन्हें फॉलो करेगा। तो धर्मशास्त्र लिखे गए बाय द ब्राह्मण्स इन 6th सेंचुरी BC, और उसमें धर्मशास्त्र में ब्राह्मण्स ने राजाओं को बताया कि आपको अपने शासन कैसे करना है, आपको अपने जो है किंगडम को कैसे चलाना है। तो पहली बात क्या लिखी गई थी? धर्मशास्त्र। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स। रूलर्स को कहा गया था कि
कि आप कर टैक्स जो है वो वसूल करोगे। एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, जो कल्टिवेटर है, जो फार्मर है, उनकी प्रोड्यूस का भी कुछ हिस्सा रखोगे, ट्रेडर का जो प्रॉफिट है वो रखोगे आप कुछ हिस्सा, आर्टिसंस वगैरह का सबका कुछ कुछ जो है वो आपको अपना प्रॉफिट का हिस्सा देंगे और टैक्स देंगे वो आपको। ये लेजिटिमेट था धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग टैक्स वसूल करना राजा के लिए। अब क्यों टैक्स वसूल करता था राजा? जैसे समय में हमारी गवर्नमेंट टैक्स लेके उसे क्या करती है, हमारी भलाई के लिए यूज़ करती है, वैसे ही राजा का भी ये जिम्मेवारी थी कि वो टैक्स लेके उसे जनता की भलाई के लिए यूज़ करेंगे। रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज लेजिटिमेट। रेड करना मतलब लूटपाट करने के लिए, युद्ध करने जाना नेबरिंग स्टेट के ऊपर, वो लेजिटिमेट था। ऐसा नहीं था कि एक राज्य बहुत पावरफुल है और उसे लग रहा है ये कम पावरफुल है मेरे पे, तो मैं इसको जाके हमला करके अपने साथ मिला सकता हूँ, तो अपनी शरण में ले सकता हूँ, अपने अंडर में ले सकता हूँ। तो वो कोई लेजिटिमेट था, वो कोई ये नहीं था कि वो गलत करे, नहीं। इनफैक्ट इसको सही कहा जाता था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं है, वो अपनी जनता को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है, तो वो राजा उस पर जो है रेड करता था और उससे जो है उसको भी अपने किंगडम के अंदर शामिल कर लेता था और फिर वो उनको रूल करेगा, ठीक है। और जो है ये काफ़ी एक बढ़िया जो है माना जाता था वेल्थ एक्वायर करने का तरीका, कि जिस भी राज्य के ऊपर आपने कब्जा करा है तो उसका सारा पैसा, उसका सारा का सारा सोना खजाना वो भी तुम्हारा हो गया, ठीक है, उसकी रिसोर्सेज तुम्हारी हो गई। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। अब जब रेड करना लेजिटिमेट था, आपको कोई ये गलत नहीं है, कोई भी राजा आपके ऊपर हमला कर सकता है, तो आपको अपने बचाव के लिए आर्मी की जरूरत है, तो फिर हर आर्मीज रखते थे राजा लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो है जिनके पास अपनी आर्मी, रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, बहुत बड़ी सेना नहीं होती थी, तो वो मिलिशिया पे डिपेंड करते थे। मिलिशिया पे डिपेंड करना मतलब कि जब भी कोई मुसीबत का समय हो तो उनके यहाँ के जो फार्मर्स होते थे वही जो है फिर वो वेपन्स उठा के लड़ने के लिए आ जाया करते थे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ बेसिक फीचर्स, हमने पढ़ लिए महाजनपद के। एंड धर्मशास्त्र में क्या क्या लिखा गया था, तो ये 4 बातें धर्मशास्त्र में लिखी गई थी। अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट अमंग्स द 16 महाजनपद्स, यानी कि एक ऐसे महाजन के बारे में पढ़ेंगे हम जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस रहा था, वो है मगध। तो मगध के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन से टाइम पीरियड के बारे में जानने वाले हैं हम, उस टाइम पीरियड में जब मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो 6 से 4th सेंचुरी BCE तक मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ और जो है सबसे ज़्यादा जो है ना प्रॉस्परस रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ 6 से 4th सेंचुरी BCE के बीच में मगध पावरफुल, ये जानते हैं। तो 6 से 4th सेंचुरी BCE में मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बन गया था। एंड जिन फैक्टर्स ने हेल्प करा था मगध को सबसे ताकतवर बनने में वो यहाँ गिवन है। जैसे कि मगध का एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव हुआ, आप ये एरिया देख सकते हो, नदन प्लेन है, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ होता है इसलिए। नेक्स्ट ये वो जगह है बिहार, इसके पास में आप झारखंड देख रहे हो, यहाँ पे कितने सारे रिसोर्सेज है, आयरन है बहुत सारा, तो अब आयरन यूज़ करना शुरू कर दिया था मगध ने। तो आयरन माइन्स वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल एंड वेपन। तो जब भी कोई युद्ध है तो उसमें जो टूल और वेपन यूज़ होने हैं, तो मगध वालों के पास बहुत सारा लोहा था, आयरन था, और वो बहुत बढ़िया वेपन बना लिया करते थे। और साथ ही के साथ में मगध में जो ये बिहार वाला जो हमारा रीजन है, आसपास का जितना भी रीजन मगध के पास जो रहता था, बस खाली बिहार नहीं और भी बहुत सारे एरिया से, आज के समय की बहुत सारी स्टेट्स मगध एम्पायर में ही आती थी। तो वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट थे, उन फॉरेस्ट में एलिफेंट होते थे, तो उनकी आर्मी में बहुत सारे एलिफेंट्स रहा करते थे। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब यहाँ पे गंगा रिवर हमारी बहती हुई जाती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो वो एक ट्रेड का चैनल दे दिया करती थी। आपको पता है फुट पे, यानी कि अगर आप रास्ते पे लैंड रूट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो खर्चा भी जाता है, देरी भी ज़्यादा लगती है। वहीं पे आपके पास अगर रिवर रूट है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और टाइम भी कम लगता है, तो इसलिए ये चीप और कन्वीनियंट रहता था कम्युनिकेशन का जरिया। और मगध को इतनी हाइट पे ले जाने के लिए जो उनके रूथलेस और साथ ही के साथ में एम्बिशियस किंग थे, उनको भी थोड़ा बहुत कहा जाता है, इनकी वजह से मगध इतना पावरफुल हुआ। जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये वो रूलर्स है जो ना थोड़ी तरीके से आप कह सकते हो कि ये ना पूरी हमारी हिस्ट्री में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत गलत काम करे, इन लोगों पर बहुत अत्याचार करा। बट अत्याचार करने के साथ में लोगों के ना ये दिमाग से बहुत एम्बिशंस थे, ये मतलब बहुत ना महत्वाकांक्षी थे कि भाई हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो इतना ज़्यादा महान बनना है। तो वो महान बनने के लिए इन्होंने जो है गरीबों पे अत्याचार करना, मासूमों पे अत्याचार करा। बट स्टिल इनका जो वो था ना अपना दिमाग की, आई हैव टू बी द डोमिनेंट बनना है मुझे बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मगध बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो पाया, ठीक है। कैपिटल जो राजगिरा थी, जो मगध की स्टार्टिंग में कैपिटल रहती थी राजगिरा, ठीक है, जिसका मतलब हुआ राजा का घर। तो आज के समय पे जो राजगिर है बिहार का वो यही है। तो ये इसके बाद क्या थी, ये फोर्टिफाइड थी, किलाबंद थी। तो कोई भी मगध पे अगर हमला करने आएगा, कैपिटल सिटी में हमला करने आएगा, तो भैया वो किलाबंद थी। और लोकेटेड अमंग्स द हिल, पहाड़ियों के बीच में थी, तो बहुत मुश्किल था हमला करना इस पर। अब बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी जो है कैपिटल बन जाता है। पाटलिपुत्र कमांडेड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग द गंगा। तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत बढ़िया था।
तो ये रीज़न थे जिसकी वजह से मगध एम्पायर बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मगध की कैपिटल सिटी के बारे में आपको बताया गया है। तो आज के समय का जो है राजगीर है ना, वो मगध की कैपिटल था राजगढ़। ठीक है, तो पहले राजगीर का नाम राजगढ़ होता था और उसका मतलब क्या हुआ, राजा का घर। ठीक है, और वो फोर्टिफाइड था और लोकेटेड अमंग्स हिल था। अब 4th सेंचुरी BCE में जो है 4th सेंचुरी BCE में मगध की कैपिटल शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र पहुंच जाती है, प्रेजेंट डे पटना में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ना ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर, अगर हम बोले कि हाइट पे सबसे ज़्यादा पावरफुल मगध एम्पायर किसके रूलर के अंडर में था, क्या अजातशत्रु के था, क्या बिंबिसारा के था, महापद्मनंद के? नहीं, सबसे ज़्यादा जो था हमारा मगध एम्पायर पावरफुल वो था मौर्यन डायनेस्टी के रूल के अंदर, यानी चंद्रगुप्त मौर्य एंड जो है ये जो पूरी मौर्यन डायनेस्टी चली थी उनके रूलर के अंदर में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर फॉर्म करा था 321 BCE में। तो मौर्यन एम्पायर का फॉर्म हुआ 321 BCE में, ये फॉर्म हुआ था। एंड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे जो मगध एम्पायर है उन्होंने फिर उसे बहुत फैलाना शुरू करा। मगध की कमांड नॉर्थ वेस्ट तक भी हो गई थी, यानी कि अफगानिस्तान तक वहाँ पे रूल होना शुरू हो गया था, बलूचिस्तान तक। एंड इवन अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका का तो आपको पता ही है, अशोका तो मतलब सम्राट अशोक कहते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने इतने युद्ध करे थे एंड कलिंगा तक कैप्चर कर चुके थे इंडिया को। अशोका, कलिंगा क्या है, ओडिशा तक। और फिर जो है आपको जैसे आपने को पता होगा कि अशोका फिर जो है उन्होंने एक बार खुद जाके बैटल फील्ड के ऊपर जब लोगों को जो है शोक मनाते देखा और मरते हुए देखा तो फिर उन्हें बहुत बुरा लगा। एंड देन वो बुद्धिज़्म में जो है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो करना शुरू करा, फिर वो बुद्धिस्ट बन गए। एंड जो है फिर उन्होंने जो है समझा कि ये युद्ध करना सही बात नहीं है, इससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचता है और लोगों की जानें जाती है। तो फिर उन्होंने वो अपने एम्बिशन था उनका कि भाई मुझे पूरा इंडिया का राजा बनना है, फुल इंडिया का, तो वो कलिंगा तक पहुँच गए थे, यानी कि प्रेजेंट डे उड़ीसा तक। उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध करना जो है बेसिकली आप कह सकते हो बंद कर दिया था। ठीक है, एंड फिर जो है अशोका ने क्या करा, जब उन्होंने युद्ध करना जो है डिक्रीज कर दिया तो उसके बाद में उन्होंने जो बुद्धिस्ट कल्चर से, बुद्धिस्ट रिलीजन से जो भी कुछ उन्होंने सीखा था उसको उन्होंने लोगों में फैलाना शुरू करा। सिर्फ इंडिया नहीं, और भी बहुत सारी जगहों तक जो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने सीखी उसको फैलाया था। जो अभी आप आगे पढ़ोगे कैसे फैलाया करते थे अशोका। जैसे आपने दिल्ली में अशोका का पिलर देखा होगा, तो उस पर लिखा गया है कुछ बहुत अच्छी बातें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड अर्ली एम्पायर फाइंडिंग अबाउट द मौर्यंस, थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं। तो आप थर्ड टॉपिक पे पढ़ोगे अर्ली एम्पायर कैसे लिखा है, मौर्यन एम्पायर को। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में कैसे पता चला, फाइंडिंग अबाउट द मौर्यन, क्या सोर्सेज हैं हमारे पास में मौर्यन एम्पायर को जानने के लिए। तो सबसे पहले मौर्यन, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने के लिए कौन कौन सी सोर्स है। तो इनके स्कल्पचर, यानी कि बहुत सारे हमें स्टैचूज मिले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जाने। कंटेम्प्रेरी के वर्क्स, नाउ व्हाट आर कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब उस ज़माने में जो लोग रहते थे और जो लिखा पढ़ा करते थे। जैसे कि मैं ज़माने में आज के टाइम पे मैंने कोई बुक लिखनी शुरू कर दी कि 2020 से 24 के अंदर इंडिया में ये सब हुआ, तो मैं आज के समय की कंटेम्प्रेरी हूँ। अब कल को हम सब जो है बहुत हम सब एंड हो गए हैं और बहुत आप मान लो 3000 साल बाद आज से अगर मेरी वो बुक अगर एग्जामिनेशन में मिल गई तो मुझे क्या बोलेंगे, वो लोग अरे ये तो वहाँ उस ज़माने की कंटेम्प्रेरी ने लिखा था। तो मतलब कि जो उस ज़माने के लोग जो लिखा करते थे ना वर्ल्ड से रिलेटेड, उन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो हमें कैसे पता चला मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो एक ग्रीक कंटेम्प्रेरी थे जिनका नाम था मेगास्थेनिस। तो वो ना ग्रीक के एम्बेसडर थे, यानी कि ग्रीस वालों ने इंडिया उन्हें भेज रखा था। तो उनकी एक बुक है इंडिका मेगास्थेनिस की, उसमें बहुत कुछ उन्होंने मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा था और वहीं से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने को मिला। साथ ही के साथ में चाणक्य जी का, या फिर आपका कौटिल्य चाणक्य एक ही है, उनका जो अर्थशास्त्र है वहाँ से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने को बहुत ज़्यादा मिला। और मौर्यन एम्पायर के बारे में बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, पुरानिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेरी वर्क, सब में मौर्यन एम्पायर के बारे में कुछ ना कुछ गिवन है इसलिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस थी, यानी कि वही जो वैल्यूएबल, मैंने आपको कहा ना कि वो कुछ बातें लिखवाया करते थे इंस्क्राइब करा के, वो तो अशोका ने इंस्क्राइब करवा, इंस्क्रिप्शन मतलब था सॉलिड सरफेस पे लिखना। तो अशोका ने क्या शुरू करा, रॉक्स के ऊपर पिलर तो सॉलिड सरफेस से बना, आयरन का बना हुआ आयरन पिलर है वो, तो आयरन के ऊपर उन्होंने आयरन इंस्क्रिप्शंस करवानी शुरू कर दी सॉलिड सरफेसेस के ऊपर। अब वो क्या लिखवाया करते थे अशोका अपना मैसेज दिया करते थे नेचुरल रॉक के ऊपर, पॉलिश पिलर्स के ऊपर, और उसको हमने क्या कहा, धम्मा। तो अशोका धम्मा का मैसेज सब में फैलाना चाहते थे। वो अपनी हर इंस्क्रिप्शन पे, चाहे वो रॉक इंस्क्रिप्शन हो चाहे वो पिलर इंस्क्रिप्शन हो, उसमें धम्मा का मैसेज देते थे। नाउ व्हाट इज धम्मा, धम्मा जो है यूनिवर्सली धम्मा का मैसेज क्या होता था, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, की बड़ों की इज्जत करना,
एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स की इज्जत करना, एंड उन लोगों की जो रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्डली लाइफ को, यानी कि जो समाज संसार को त्याग देते हैं, उनकी बहुत इज्जत करना। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, कि आप राजा हो तो इसका मतलब ये नहीं है आप अपने स्लेव्स को और अपने सर्वेंट्स को, या आप अमीर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो घर के नौकर हैं और जो स्लेव्स हैं आप उनको जो है थिकली डील करो उनके साथ, उनको मारो पीटो, उनके साथ काटना रहो, ये गलत है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, यानी कि आपका अपना रिलीजन आप फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के रिलीजन को जो है नुकसान पहुंचाओ, उसको बोलो कि तू अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस मत कर, या उसको कह रहे हो तुम्हारा रिलीजन से रिलेटेड उसको कुछ ऐसी बात कहो कि उसे बुरा लग जाए, तो ये नहीं करना चाहिए। अपना रिलीजन जैसे फॉलो करो, दूसरे की रिस्पेक्ट करो। तो ये धम्मा के मेजर प्रिंसिपल्स थे, मैसेज थे, जो अशोका पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने ये पिलर्स बनवाए और उन पर ये सब लिखवाया। तो धम्मा के क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, 1 2 3 4, ये चारों आपको याद करने हैं, और यही अशोका अपने पिलर्स पे लिखवाया करते थे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो अशोका के स्तंभ बोला जाता है उनको, तो यहाँ आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, तो सिर्फ पिलर्स पे नहीं, सबसे पहले अशोका ना मेजर रॉक जो है दिखा रखे हैं कि रॉक्स पे लिखवाया करते थे, माइनर रॉक्स पे यानी कि छोटे रॉक्स पे, और पिलर इंस्क्रिप्शन। तो हम अभी पिलर इंस्क्रिप्शंस देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा है मेरठ लिखा है यहाँ पे, और जो है तोपरा, बाहापुर, यहाँ पे अशोका के पिलर्स हैं, ठीक है। और बलरात, और यहाँ पे तो रॉक इंस्क्रिप्शन लिखा है। सांची में है, देखो सांची के अंदर लिखा है पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो हर जगह पे जहाँ पे अशोका के पिलर है, कलिंगा में देखो यहाँ पे जो एक जगह है वहाँ का लिखा हुआ है, तो जो है यहाँ पे बता रखे कहाँ पे रॉक इंस्क्रिप्शन थे और कहाँ पे अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शन जो है अशोका के रहा करते थे, ठीक है। तो चलो इससे हमें पता चल गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर। एडमिनिस्ट्रेटिंग मतलब संभालना एम्पायर को, एम्पायर का शासन करना, एम्पायर में जो है सब कुछ तरीके से चले, वो कैसे होता था। तो मगध ने बहुत ही था स्ट्रेटेजिकली अपने 5 मेजर जो है पॉलिटिकल सेंटर्स आपका हो, या फिर आपका हो जो है इंपॉर्टेंट शहरों को बना रखा था। ये पूरा का पूरा सपोज करो अगर तुम मगध एम्पायर है, यहाँ पे जहाँ पे मगध एम्पायर है फोटो देखो तुम, तो मगध एम्पायर में उन्होंने क्या करा, अपने 5 मेजर ऐसे पॉलिटिकल सेंटर बना दिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रहता था राजा का, 1 2 3 4 5। अब ना सेंट्रलाइज कंट्रोल था वैसे तो पूरे मगध में, यानी कि देखो मगध एम्पायर का राजा तो यहाँ बैठा है ना पाटलिपुत्र में, और इन्होंने कलिंगा तक जो है आप मान लो पूरे आधे इंडिया को इन्होंने, आधे से ज़्यादा इंडिया को इन्होंने राज कर रहे थे। अब यहाँ पे अगर राजा ने कोई रूल लगाया तो भैया यहाँ पे तो लग जाएगा रूल, बट यहाँ कलिंगा तक कौन पहुँचाएगा इस रूल को, कौन देखेगा कि हाँ राजा की बात सही से फॉलो करी जा रही है। ऐसा तो नहीं है कोई बगावत करने लग जाए, या इस एरिया में कौन, जैसे अफगानिस्तान तक इनका रूल था, तो अफगानिस्तान और बिहार तो बहुत दूर है, तो यहाँ पे देख रेख करने के लिए ऐसा सिस्टम कैसे बनाया इन्होंने कि भाई इनकी पकड़ मजबूत रहे। तो उसके लिए जो है इन्होंने प्रोविंशियल सेंटर्स बना रखे थे, यानी कि 5 बड़े बड़े ऐसे शहर बना रखे थे, वहाँ पे ये अपनी पकड़ मजबूत रखते थे, वहाँ पे बहुत निगरानी रखते थे, तो उसके आसपास के एरिया भी वहीं कवर हो जाते थे। जैसे कि तक्षशिला कहाँ है, बैक पे देखो, उज्जैनी, तोसाली, स्वर्णनगरी, ये इनके जो है मेंशन है अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर भी, ये इन्होंने प्रोविंशियल सेंटर्स बना लिए अपने। यहाँ पे राजा का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था, और फिर इसके आसपास की जगहों पे भी राजा अपनी निगरानी कर लिया करता था। तो स्वर्णनगरी कहाँ है, जो कर्नाटका है, जो KGF में आपको माइंस दिखाई गई, उन्हीं को स्वर्णनगरी कहा जाता है। तो स्वर्णनगरी पे क्योंकि सोना है वहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कर रखा था, तो साउथ इंडिया का कंट्रोल हो गया वहाँ से अच्छा खासा। वैसे ही उज्जैनी, तोसाली और तक्षशिला में ये मेजर कंट्रोल रखते थे। Some messages engraved everywhere from the present northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Orissa and Uttarakhand in India। धम्मा का ही जो मैसेज जो अशोका देते थे वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है पाकिस्तान की, वहाँ से लेके आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा से लेके उत्तराखंड तक सेम मैसेज अशोका जो है फैलाते रहते थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन डन। अब वही चीज़ दोबारा आपको बताई जाएगी कि भाई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो वो देखो मैंने आपको बता दिया है कि जो है लोग ऐसा हैरान होते हैं कि भाई एक राजा इतने बड़े राज्य को कैसे संभालता था। जैसे आज के समय पे भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके साथ में हमारी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, और हर स्टेट के अपने अपने CM हैं जो स्टेट के अंदर के कामकाज को देखेंगे। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है आप कहो कि हमारे पास में म्यूनसिपैलिटी होती है, हमारे पास में अपनी शहर के मेयर होते हैं, और फिर गाँव लेवल पर पंचायत है, किस लिए, शासन करने के लिए। अब वो एक राजा जी वहाँ मगध में बैठे हैं जो कैप्चर कर चुके हैं
उस पर देख रेख कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो है हिस्टोरियंस ने सोचा कि भाई क्या किया जाता होगा। तो हिस्टोरियंस को फिर पता चला कि मगध ने सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग कैपिटल सिटी बना रखी थी। कैपिटल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आधे कैपिटल के पास के हिस्सों को तो राजा आराम से रूल कर लेता था, और साथ में केयरफुली चूज करे थे प्रोविंशियल सेंटर्स, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैनी ट्रेड रूट पे थे, तो जहाँ से सारा ट्रेड हुआ करता था वहीं के आसपास में तक्षशिला और उज्जैनी थे, तो वहाँ से अगर ये ट्रेड प्रोविंशियल सेंटर में राजा की बहुत निगरानी रहती थी। ठीक है, स्वर्णनगरी, गोल्डन माउंटेन्स, KGF माइन वाले, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा अपना जो है बहुत ज़्यादा वो रखते थे, पूरी निगरानी रखते थे। साथ में आर्मी जो थी इनकी वो बहुत हेल्प करती थी। इन्होंने बहुत सिस्टमैटिकली अपनी आर्मी को डिवाइड कर रखा था। जो मेगास्थनीज है ना, उसकी जो बुक थी इंडिका, उसमें उसने बहुत अच्छे से बता रखा था कि पूरी आर्मी थी जो है, और जो है कमेटीज़ बना रखी थी जो सबका ख्याल रखेंगी। तो मेगास्थनीज के अकाउंट में बताया गया है कि आर्मी तो थी ही मगध के पास बहुत स्ट्रॉन्ग, बट कमेटीज़ और सब कमेटी बना रखी थी जो सब चीज़ों का ख्याल रखती थी और निगरानी रखती थी। जैसे कि सबसे पहले आती थी एक ऐसी कमेटी जो नेवी का ध्यान रखती थी, तो जो नेवी वाली जो पूरी की पूरी इनकी आर्मी थी उसका ध्यान रखेगी। एक था ट्रांसपोर्ट एंड नेवी बोथ को देखने के लिए, एक फुट सोल्जर्स के लिए कमेटी बना रखी थी जो उनका जो है देखेगी, एक हॉर्सेस के लिए कि हॉर्सेस का ख्याल रखेगी एक कमेटी, एक चैरियट्स का ध्यान रखेगी, एक कमेटी एलिफेंट्स का ख्याल रखती थी। साथ ही के साथ में सेकेंड वाली सब कमेटी भी थी, अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट। इस कमेटी का काम क्या था? बुलक कार्ट अरेंज करने, इक्विपमेंट वेपन्स वगैरह कैरी करने के लिए। प्रोक्यूरिंग फूड फॉर सोल्जर्स तक अच्छे से खाना पहुंचता रहे, फॉर्डर पहुंचता रहे जानवरों तक, एंड रिक्रूटिंग सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर सोल्जर्स का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस जो सोल्जर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो रिक्रूट करे जाते थे। तो इस तरीके से जो है, और बहुत बढ़िया तरीके से जो है मौर्यन डायनेस्टी के जो है पूरा का पूरा मगध एम्पायर का क्या चलता था? कोऑर्डिनेशन चलता था। तो आर्मी कोऑर्डिनेशन संभालने में मदद करती थी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया तरीके से मगध एम्पायर का रूल चला था अशोका के धम्मा की वजह से, क्योंकि अशोका के धम्मा का जो मैसेज था वो कोई भी नॉर्मल इंसान उससे कनेक्ट करता था, उसे उसकी कोई बात गलत नहीं लगती थी, तो वो फिर बहुत प्रेस करते थे अशोका को। तभी देखो अशोका को पियादसी कहते थे, वो सब उन्हें प्यार करते थे, फिर उन्हें प्रेस करते थे, तो इसलिए फिर वो अपने राजा के अंडर में रहकर खुश होते थे। तो जो धम्मा के प्रिंसिपल थे वो सिंपल थे और यूनिवर्सल थे, और जो है ना अशोका ने स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर रखे थे जिन्हें धम्मा महात्मा कहते थे। तो वो धम्मा महात्मा अपना धम्मा को फैलाने के लिए निकल पड़ते थे कि वो इंडिया के हर पार्ट में जाएंगे और वहाँ जाके लोगों को धम्मा के बारे में समझाएंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, वो बहुत दूर दूर तक उन्होंने धम्मा महात्मा को भेजा था धम्म जो है अशोका का वो फैलाने के लिए। ठीक है जी, तो मैसेज ऑफ धम्मा को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट आते हैं हाउ इम्पोर्टेंट मगध एम्पायर हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों रहा। तो देखो मौर्यन एम्पायर कहो आप, तो ना मौर्यन एम्पायर की जब हमारे यहाँ पे खोज हुई तो कब हुई थी? तब हुई थी जब इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था 1920 सेंचुरी के बीच में। और तुम्हें पता ब्रिटिशर्स हमें क्या दिखाया करते थे? तो इन्होंने तो हमें ऐसा दिखा रखा था जी हमें तो कोई अकल ही नहीं है, हमें तो खुद को राज करना ही नहीं आता, ये आके हमें सिखाएंगे ब्रिटिशर्स की कंट्री कैसे चलाई जाती है, और हमारे पे अत्याचार कर रहे थे। फिर जब खुदाई हुई और हमारे ये गोल्डन एम्पायर्स के बारे में पता चला तो ये तो भैया हैरान हो गए कि ये अपने एम्पायर्स को बहुत बड़ा बड़ा दिखाते थे इंग्लैंड के, और इन्हें जब पता चला कि हमारे यहाँ के महाजनपद के बारे में तो एक तरीके से हमें बहुत सेल्फ प्राइड हुआ, हमें अपने ऊपर बहुत गर्व हुआ, बहुत सम्मान हुआ कि हम वो भारत के लोग हैं जो सोने की चिड़िया खिलाया करता था। तुम वो जो है इतने बड़े बड़े हमारे महाजनपद थे। तो फिर हड़प्पा के बारे में भी देखो पता चला था, ये एंशिएंट मेसोपोटामिया वाले और इजिप्ट वाले कहते थे जी हम सबसे पुराने हैं, और आज के समय पे जो रिसर्चर्स पता चल रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन शायद मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी ज़्यादा पुरानी है। तो इंडिया का जो हमारे इंडिया का ब्यूटी है, जो कल्चर है, जो हमारी प्राइड है ना, फिर इन्हें वो पता चलनी शुरू हुई। और नॉर्मल इंडियंस को भी फिर लगा यार हम इंडियंस हैं, हमारे जो है ना उनको जो इतना आप कहते हैं ना किसी को अगर तुम जो है डोमिनेट कर रहे हो तो उसकी जो है विल पावर हो, और जो है उसको अगर तुम नीचा दिखाओगे तो वो कहीं ना कहीं बुरा फील कर सकता है, उसकी सेल्फ वर्थ डिक्रीज हो रही थी। बट जैसे ही हमारी ये ब्यूटीफुल एम्पायर्स के बारे में पता चला हम इंडियंस की सेल्फ वर्थ इंक्रीज हुई। अशोका के बारे में जब इंस्क्रिप्शन दिखी तो लोगों को अच्छा लगा कि यार ऐसे होते हैं रूलर जो लोगों को जो है इतने अच्छे से डील करे, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस सिखाए। तो ये हमारे लिए काफ़ी अचीवमेंट की बात थी। नेक्स्ट सिर्फ आप ये मत सोचो कि सिर्फ मौर्यन डायनेस्टी थी, ठीक है, इसके अलावा भी हमारे बहुत बड़े बड़े किंगडम्स रहा करते थे और चीफडम्स रहा करते थे जिनके बारे में आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अभी तो हमने देखो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के बारे में ही जाना, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बारे में ही जाना है। अब आप जानोगे बाकी हमारा जो साउथ इंडिया में जितने भी जो है एम्पायर्स थे,
जितने भी चीफडम्स थे, किंगडम्स थे, उनके बारे में। तो ये आप मैप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको वो दिखा रखे हैं, ये देखो ये रहा मगध, मगध की कैपिटल राजगीर, ये देखो ये रहा उज्जैनी, तो उज्जैनी को इन्होंने अपना प्रोविंशियल सेंटर बना रखा था, तो वो मगध है, यहाँ पे प्रोविंशियल सेंटर, तो प्रोविंशियल सेंटर के आसपास में काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाता था। मथुरा, ठीक है, ये देखो आप पांचाल, कौशाली, काशी, ये सारे के सारे जो है हमारे महाजनपद है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4 पे, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप चीफडम्स एंड किंग्स इन द साउथ के बारे में जानोगे। तो साउथ में बहुत मशहूर है चोला, चेराज एंड पांड्यास। मैप पे आप इनकी लोकेशन देख लो, तो इनमें से कुछ चीफडम्स थे, कुछ जो है किंग्स थे। तो चीफडम्स क्या होता है अब आज वो जानो। चोला, चेराज एंड पांड्यास की लोकेशन देख ली, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे चेराज एंड पांड्यास के बारे में, जो तमिलकम एरिया में थे, ठीक है। अब हुआ चीफ एंड चीफडम्स, तो आपने इस टॉपिक का नाम देख रहे हो ना, न्यू चीफ और चीफडम्स डेवलप हुए। एक होता है किंग और किंगडम। अब यहाँ पे बात हो रही है चीफ और चीफडम्स की, तो भैया ये कौन है? तो चीफ होते थे बहुत पावरफुल मैन एक कम्युनिटी के, ठीक है। ये बाय हेरिडिटी भी हो सकते हैं कि एक पावरफुल आदमी था, चीफ था, उसका बेटा ही चीफ बना, या फिर फंक्शनल लीडर भी हो सकते हैं कि कोई एक ऐसा आदमी जिसने बहुत कुछ महान करा हो, उसको चीफ बना दिया जाता था। उसके अंदर ना चीफडम्स डेवलप हुए। अब चीफडम्स में क्या होते थे? चीफ होते थे। तो जो चीफ है वो कौन होता था? वो कम्युनिटी का एक सबसे पावरफुल आदमी होता था। अब वो जो पावरफुल आदमी है, कल को ऐसा हो सकता था कि उसका बेटा हेरिडिटी पे उसका बेटा ही चीफ बनेगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं था, वरना तो ऐसे होता ना राजा का बेटा राजा बनेगा। बट चीफडम में ये था कि कोई और भी अगला चीफ बन सकते थे, जो अगर कोई और बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो उनको भी चीफ बना दिया जाता था। तो जो चीफडम कभी कभी हेरिडिटी पे बनता था, चीफ जो होता था चीफडम का, कभी कभी किसी और रीज़न से भी बन सकता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है, और जो है वो मतलब कि उनका हक है, वो बन सकते हैं चीफ, ठीक है। अब चीफ का क्या काम होता था? स्पेशल रिचुअल्स करता था चीफ, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट हो जाए कम्युनिटी में तो वो सॉल्व कराता था चीफ। चीफ को गिफ्ट दिया करते थे उनके सपोर्टर्स, और चीफ ऐसा नहीं गिफ्ट लेके सारा अपने घर ले जाएगा, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था अपनी जनता में। जो चीफडम्स होते थे उनके पास अपनी कोई रेगुलर आर्मी नहीं कि बड़ी बड़ी सेना हो। तो इन चीफडम्स के अपनी आर्मी नहीं होती है, ना ही अपने ऑफिसर्स होते हैं। जैसे मैंने महाजनपद का बोला ना, अपनी पूरी आर्मी है, पूरे बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो इसमें नहीं होता, ठीक है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम मौर्यन डायनेस्टी को जान चुके हैं, कुछ कुछ चीफडम्स का नाम पढ़ा हमने, चोला, चेरास, पांड्यास जैसे। अब हम जानते हैं बाकी किंगडम्स के बारे में। तो पहला एक किंगडम अब आपको बता रखा है सातवाहना रूलर्स का। तो सातवाहना मैप पे आप देख सकते हो, सातवाहना रूलर्स रूल करते थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को। और कितने टाइम पीरियड में इन्होंने रूल करा? 2nd सेंचुरी BCE से जो है 2nd सेंचुरी CE तक इन्होंने जो है इंडिया में रूल करा, ठीक है। सातवाहनास के बारे में आप चैप्टर 3 में जानने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट शाका रूलर जो थे, ये सेंट्रल एशिया में आप देख सकते हो शाका किंगडम है, एंड नॉर्थ वेस्टर्न तक और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट तक इनको जो है आप देख सकते हो। जो शाकाज है ना, उनके बारे में आप 3rd चैप्टर में भी जानोगे। इनका ओरिजिन नहीं पता हमारे को। शाकाज को कहा जाता था कि ये बाहर से आए हुए हैं, ये बाहर से आए हुए रूलर्स थे हमारे यहाँ के, ठीक है, शाका रूलर्स। आगे बढ़ते अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा डिवाइन किंग। ये डिवाइन किंग टॉपिक में आप ये जानोगे कि यार एक जो लोग हैं वो अपने राजा की इज्जत करते हैं, ठीक है भाई हमारा राजा है, बट राजा फिर भी कुछ ऐसे पैतरे आजमाते थे, कुछ ऐसे तरीके आजमाते थे जिससे वो जो है अपनी जनता के ऊपर डोमिनेंस दिखा पाए, और ये हो कि जनता उनकी बात माने, उनसे एसोसिएट करे कि वो माने अरे हाँ ये हमारे राजा जी, हम इनकी बहुत इज्जत करनी है, ये ही है जो हमारे सारे दुखों को जो है ख़त्म करने वाले हैं, इस टाइप से। तो उसके लिए जो है अपनी डोमिनेंस और अपनी सुपेरियरिटी को लोगों पे बताने के लिए जो राजा लोग थे वो कुछ तरीके यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ बताया कुशाना रूलर्स के बारे में। कुशाना रूलर्स जैसे आप मैप पे देख सकते हो, इन्होंने कब से कब तक रूल करा? 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE। तो अब देखो हम CE में एंटर कर चुके हैं, AD में एंटर कर चुके हैं। अब ये AD वाले जो हैं किंगडम सब आगे आप पढ़ोगे। तो कुशाना ने 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक रूल करा। एंड जो भी ये कुशाना रूलर्स थे, जो कुशाना किंगडम था, कहाँ तक था? सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक ये फैले। अब जो ये कुशाना रूलर्स थे, इनकी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी अपने आप का हायर स्टेटस दिखाने की। वो अपने आप को डेटी से यानी कि भगवान से कनेक्ट करके कहते थे। जैसे कुशाना रूलर्स अपने नाम से पहले लगा लिया करते थे देवपुत्र। वो अपने आप को क्या कहते थे कि हम तो भगवान के बेटे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमें तो भगवान जी ने यहाँ भेजा है तुम्हारे पे रूल करने के लिए। और बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ अपने बनवाते थे कि लोग उनको देख के उनकी इज्जत करें। इवन गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने छपवाए थे इंडिया के अंदर कुशाना रूलर्स ने। तो बहुत बड़े बड़े स्टैचूज़ हमारे को मिले कुशाना रूलर्स के। एक हमें मिला मठ के अंदर जो है इन यूपी के अंदर, और वैसा ही एक सेम स्टैचू हमें अफगानिस्तान में मिला। तो कितना दूर है यूपी और अफगानिस्तान?
तो अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, डोमिनेंस गलत वे में मत कहो, अपना मतलब कि भाई तुम राजा और राजा से कनेक्ट कर पाओ, तो उसके लिए अपने कोलोसल स्टैचूज, बड़े बड़े स्टैचूज ये लोग अपने बनवाया करते थे। कुशानर्स कंसिडर देमसेल्फ एज गॉड लाइक ऑल्सो, अपने आप को जो उनके जनता उनकी बात सुने उसके लिए वो अपने पीछे टाइटल्स लगाते थे, जैसे सन ऑफ गॉड, वो देव पुत्र करके। और ऐसा ही टाइटल ना चाइनीज़ रूलर्स भी लगाया करते थे अपने पीछे, वो लगाते थे सन ऑफ हेवन, ठीक है। तो वो अपने पीछे सन ऑफ हेवन लगाते थे चाइनीज़, और हमारे कुशाना रूलर्स अपने पीछे देवपुत्र सन ऑफ गॉड ऐसे लगाया करते थे, जैसे लोग उनको माने। नेक्स्ट अब आते हैं हम गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर 4th सेंचुरी, अब देखो CE BC कुछ नहीं, 4th सेंचुरी मतलब 4th सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, कौन सी सेंचुरी चल रही है अभी? 2000 है ना, तो ये कौन सी सेंचुरी है बताओ? 19 जब 1900 था तो कौन सी सेंचुरी थी? तो वो 20th सेंचुरी थी, ठीक है। अब क्या है, अब 2020 चल रहा है, या 2021 आया, 22 आया, 23 आया, तो ये 2000 वालों को हम कहते हैं 21st सेंचुरी। डोरेमोन कौन सी सेंचुरी से आया था पता है किसी को? तो ये जो सेंचुरीज़ हैं ये एक समय आगे चलती हैं। अगर मैं 4th सेंचुरी कह रही हूँ तो इसका मतलब हो गया 300 लगभग, मान लो आप 1 CE से जो है 400 CE तक, मान लो तो CE से 400 CE तक को हमने कहा 4th सेंचुरी। जैसे अभी हमने अगर देखा 1901 से 2000 तक चली हमारी ना वो 20th सेंचुरी, जिसमें आया 1901, 1900, 1903, ठीक है। अब 2001 से 2000 सारा जितना भी चलेगा उसको हम कह रहे हैं 21st सेंचुरी, समझ रहे हो? ऐसे चलती है सेंचुरी। तो अब हम सिंपल सेंचुरी पे आ गए, BC वाला टाइम पीरियड खत्म, आगे के रूलर देख रहे हैं। तो अब गुप्ता एम्पायर के बारे में जानते हैं अब हम। तो गुप्ता एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला था, बहुत बड़ी स्टेट्स थी गुप्ता एम्पायर की। और जो ये गुप्ता एम्पायर था ये डिपेंडेंट होता था समांतास के ऊपर। जो यहाँ का राजा होता था गुप्ता एम्पायर का, वो समांता पर डिपेंडेंट होता था। समांता कौन होते थे? बहुत पावरफुल लोग एक लोकल एरिया के, जो उस लोकल एरिया के सारे रिसोर्सेज को होल्ड करते थे। जैसे कि एक गाँव है, 10-15 गाँव है समझ लो तुम, और वो वहाँ का एक बहुत बड़ा आदमी है वहाँ पे, उसको समांता कहते हैं, ठीक है। अब वो गांव के सभी ज़मीनों पे, सभी रिसोर्सेज पे ज़्यादातर हक उस समानता का है, तो वो बहुत पावरफुल हो गया। ऐसे ही एक समानता और है, एक समानता और है, एक समानता और है। इन सब समानताओं का एक राजा हुआ करता था, जो होता था गुप्ता एम्पायर का राजा, ठीक है। अब जब भी समानता गुप्ता एम्पायर के राजा से मिलने जाता था, कोई गिफ्ट ले जाता था, कोई ट्रिब्यूट लेके जाता था उनको इज्जत देने के लिए। कभी कभी ये समानता से इतने पावरफुल हो जाते थे कि ये गुप्ता एम्पायर के राजा से ही लड़ाई कर लिया करते थे, या राजाओं से ही लड़ाई करके राजा बन जाते थे। अगर कोई राजा थोड़ा कम पावरफुल हो जाता था तो वो समानता बन जाता था। तो ऐसा चलता था समानतास का सिस्टम। तो समानतास ऑफर होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। जो राजा होते थे एम्पायर के, उनको जो है प्रोवाइड करता था ट्रिब्यूट भी और सपोर्ट भी समानतास। पावरफुल समानतास कुड बिकम अ किंग। अगर कोई समानता बहुत पावरफुल हो जाए तो वो राजा बन जाता था। एंड सिमिलरली जो वीक रूलर्स होते थे ना, कोई राजा जो बहुत युद्ध हारे जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है वीक हो जाता था, तो फिर वो समानता बन जाता था, उसकी पोजीशन रिड्यूस करके समानता बना दी जाती थी, ठीक है। अब तुम्हें अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रहा हो ना कि दीदी ये तो गुप्ता एम्पायर है, इसका तो एक ही गाइस राजा, एक मेन राजा तो एक होते ही हैं, बट उसके अलावा अपने अलग अलग जैसे अलग अलग शहर होते हैं ना, तो उस सब में भी रूलर्स इंपॉइंटेड होते हैं, समझ रहे हो? जैसे मगध है, मगध के राजा तो एक ही बने, तब महान राजा तो एक ही बने, वो जो मेन गद्दी पे बैठेंगे। बट जो बाकी जो एरिया उसको वो कैप्चर करते हैं, वहाँ पे भी तो वो राजा बनाते हैं ना, तो उनकी बात होती है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। सोर्सेज ऑफ नोइंग गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया सोर्सेज हैं, जैसे कि लिटरेचर, कॉइन्स मिली, इंस्क्रिप्शंस मिली, और इवन इनके लिए मिली हमें प्रशस्तिस। प्रशंसा करना मतलब पता होता है ना, किसी की तारीफ करना, उसके लिए बहुत अच्छा लिखना। वैसे ही गुप्ता एम्पायर के जो राजा थे वो अपने लिए प्रशस्ति लिखाया करते थे अपनी प्रेज में। तो उनको जो है उनके जो पोएट्स होते थे गुप्ता एम्पायर के, वो अपने राजा की बड़ा चढ़ा के उनकी बड़ाइयाँ करते हुए पोएम्स वगैरह लिखा करते थे। ऐसे ही हमें एक प्रशस्ति भी मिली है, प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पिलर के ऊपर इंस्क्राइब करी गई है, कंपोज इन संस्कृत है बाय हरिसेना। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा कि हरिसेना कौन थे? हरिसेना थे समुद्रगुप्त, जो गुप्ता एम्पायर के रूलर थे, उनके कोर्ट पोएट। तो उन्होंने उनकी जो है प्रशंसा में एक प्रशस्ति लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति, और ये प्रयाग प्रशस्ति ही इलाहाबाद पिलर के ऊपर इंस्क्राइब करी गई है, ठीक है। जो ये है ना, ये समुद्रगुप्त, ये बहुत पावरफुल रूलर रहे थे गुप्ता एम्पायर के 4th सेंचुरी CE में, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अ चेंजिंग कंट्री साइट, ठीक है। कि राजा का ना, अब इसमें आप टॉपिक 5.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, कि हमने राजाओं का तो पढ़ लिया, राजा तो बड़े जो है हमने देख लिया कैसे हुआ करते थे, क्या क्या कि कौन कौन से राजा थे। अब लोग राजा को क्या सा माना करते थे, क्या लोग राजाओं को पसंद करते थे या मजबूरी में उनके अंडर में रहते थे, ये सब कुछ आप जानोगे इसमें। पॉपुलर परसेप्शन, परसेप्शन मतलब आप किसी के बारे में क्या बिलीव करते हो, आपको वो इंसान कैसा लगता है।
तो राजा कैसे लगते थे लोगों को ये जानते हैं। तो व्हाट डिड द पब्लिक थिंक अबाउट रूलर्स, तो उसको जानने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं। जो इंस्क्रिप्शंस थी वो अमीर लोग लिखवा पाते थे, गरीब आदमी के पास तो रोटी खाने के पैसे होते थे, तो वो तो कोई अपनी इंस्क्रिप्शन लिखवा नहीं सकता था। तो ऑर्डिनरी पीपल का अकाउंट हमें कभी हिस्ट्री में नहीं मिलता है। आर्कोलॉजी में आपको अमीरों के ही अकाउंट मिल सकते हैं, गरीबों के नहीं मिल सकते। बट दो तरीके हैं नॉर्मल पीपल के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जानने के लिए हमारे पास इंडिया के, वो थी जटाका टेल्स और पंचतंत्र कहानियाँ सुनी है तुमने, और जो जटाका टेल्स हैं। तो एक जटाका टेल्स और ये जो पंचतंत्र है बहुत सदियों पुरानी है ये। तो इनकी एक ऐसी स्टोरी है जिससे हमें पता चल रहा है कि लोग कई बार राजा को पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे ही जटाका की एक ओरल टेल्स है जिसको बाद में लिखा गया। तो एक ओरल कहानी थी, मतलब बोली जाती थी, बोल के सुनाई जाती थी, उसको फिर जटाका में बाद में लिखा गया। और जो है ये हमें मिली थी, जटाकास के अंदर ये लिखी गई थी इन पाली लैंग्वेज में, इन द फर्स्ट मिलेनियम CE, ठीक है, मतलब जो 1 CE शुरू हुआ ना उसके आसपास में, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा गया था इस स्टोरी के अंदर, एक प्रोनाउंस सही नहीं कर रही हूँ, गनातिंडु जटाका, ठीक है। अब इसमें लोगों का प्लाइट मतलब होता है मजबूरी, परेशानी दिखाई गई थी। क्या था कि एक ऐसा एरिया था कि वहाँ के जो लोग थे ना वो अपने किंग से बहुत परेशान थे और बहुत परेशान रहा करते थे वो। तो एक बार उनके किंग ने क्या करा, उसे तो नहीं पता था लोग मेरे से परेशान हैं, तो अपना गेटअप नॉर्मल आदमी का बना के, कॉमन आदमी का, वो सोचता है कि मैं जानूँ तो मेरी जनता मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो चले जाते हैं बाजार के अंदर और वहाँ पे जो है जाके लोगों से पूछते हैं तुम्हें राजा पसंद है एंड ऑल दैट। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें हमारा राजा बिल्कुल पसंद नहीं है, राजा तो हमारे पे अत्याचार करता है, इस किंगडम में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। सुबह तो राजा के सिपाही आके हमारे से टैक्स वसूल करते हैं और रात को जो चोर डकैत आके हमारे घर में चोरी कर लेते हैं। हम तो इतने परेशान है राजा से। और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे राजा के हाई डिमांडिंग टैक्स से कि उन्होंने क्या करा, उन फार्मर्स ने, उन पीजर ने वो राजा का किंगडम छोड़ के ना फॉरेस्ट की तरफ जाने लग गए। मतलब फॉरेस्ट में जाके रह लेंगे, राजा के अंडर में रहने से तो ट्राइबल ग्रुप्स वो बन गए और वो फॉरेस्ट में चले गए। तो ये स्टोरी इंडिकेट करती है कि राजा का अपने सब्जेक्ट यानी कि अपने प्रजा के साथ और स्पेशली रूरल पॉपुलेशन के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। क्योंकि राजा बहुत सारा टैक्सेस वसूल करते थे और पीजेंट्स कितना टैक्स भर सकते हैं, कब तक वो टैक्स भरते रहेंगे। तो वो परेशान होकर कई बार छोड़ के भी चले जाते थे राज्य को, फॉरेस्ट में जाके उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वो फॉरेस्ट में चले जाएं, ठीक है। और ये एक कहानी हमें, तो रूलर्स से परेशान रहते थे कई बार जो है राजाओं से लोग, ये हमें जटाका टेल से पढ़ी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर। अब आप किंग्स वाला टॉपिक पढ़ चुके हो, अब हम फार्मर वाले टॉपिक पे आते हैं। तो प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज आई थी नई नई हमारी कंट्री में, ये जानो आप। तो सबसे पहले प्लॉ एग्रीकल्चर, जो एल्यूवियल प्लेन में होता था ना, एल्यूवियल प्लेन मतलब गंगा नदी ने जो ये प्लेन बनाया था, कौन सा वाला हो गया, पंजाब, यूपी, बिहार और ये पूरा एरिया जहाँ पे बहुत बढ़िया एग्रीकल्चर होता है। इस हरियाणा, इस एरिया के अंदर जो है क्या होना शुरू हो गया था, 6th सेंचुरी BCE से आयरन टिप्ड प्लॉशेयर आ गया। आयरन टिप मतलब जो हल है उसके आगे आयरन लगी होगी, तो उससे जो सॉइल है वो टिल, जो सॉइल को पलटना होता है मिट्टी को, वो और आसानी से हो जाएगी। और उन एरियाज़ में ये शुरू हुआ जहाँ बहुत हाई रेनफॉल थी। नाउ गंगा वैली के अंदर जो है ना पैडी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया और इवन ट्रांसप्लांटेशन भी। तो गंगा वैली के अंदर पैडी यानी कि चावल के खेत बहुत लगाए गए और ट्रांसप्लांटेशन मतलब 2 टाइप 3 टाइप के प्लांट्स को जो है उगाना शुरू करा। एक प्लांट को एक जगह पे उगा के दूसरी जगह लेके गए, ऐसा भी कुछ होना शुरू हो गया। इन आयरन प्लॉशेयर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आयरन प्लॉशेयर हर जगह नहीं गया था, कुछ पार्ट्स तक ही रहा था। और जो है सेमी एरिड पंजाब और राजस्थान के अंदर एरियाज़ के अंदर 20th सेंचुरी में है। तो पंजाब का जो सेमी एरिड पार्ट यानी कि पंजाब का वो पार्ट जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं आती है, और राजस्थान में तो 20th सेंचुरी में जाके आयरन टिप प्लॉशेयर आया था। उससे पहले लकड़ी वाला ही चलता होगा। अब आयरन टिप प्लॉशेयर आया कहाँ था, जहाँ पे बहुत रेनफॉल थी वहीं आया था। हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर यूज ऑफ इरिगेशन होता था थ्रू वेल, यानी कि हिली एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल कॉन्टिनेंट में वेल्स और टैंक्स बनाए जाते थे और जो है ये इनके थ्रू एग्रीकल्चर के लिए पानी जुटाया जाता था। कैनाल्स जो थे वो बहुत कॉमन नहीं थे हमारे यहाँ पे। कैनाल मतलब क्या होता है कि गंगा नदी है या कोई भी हमारी नदी है, उसके पास से एक जो है कैनाल खोद दिया और वहाँ से जो है नहर निकाल देते थे पानी की, नदी के पानी की, जिससे वो खेतों तक आ जाती थी और उससे आप पानी निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो है कैनाल्स वर नॉट वेरी पॉपुलर, बट हाँ टैंक्स वगैरह बहुत पॉपुलर होते थे, टैंक्स बनाए जाते थे। तो आपकी बुक में एक सोर्स दे रखी है जहाँ पे एक बहुत महान करके एक इंसान को बता रखा है कि उन्होंने ये टैंक बनवाया था। तो वो टैंक बनवाया था, फिर वहाँ पे टैंक का पानी स्टोर होता था तो लोग उसमें से पानी पी लिया करते थे और वहाँ से एग्रीकल्चर का पानी यूज़ होता था। तो जब भी कोई टैंक बनाता था तो उसकी बड़ी वाहवाही होती थी कि भैया इसने टैंक बनवाया है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं अब हम डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। अब आप पढ़ लिया एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या हुआ, कहाँ पे कैसा होता था। अब आता है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस के लिए जैसे आपको याद होगा हमने हड़प्पा में देखा था कि कब्रों को खोला गया था देखने के लिए कि अमीरी गरीबी का फ़र्क था या नहीं था। तो अगर हमें अपने इंडिया का अमीरी गरीबी का फ़र्क था या नहीं था तो वो जानने के लिए हमारे पास बुद्धिस्ट के टेक्स्ट है, वहाँ से हमें पता चल जाता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको बता रखा है कि गहापति नाम के एक लैंड होल्डर हुआ करते थे जो बाकी कल्टीवेटर्स को कंट्रोल करते थे। तो यस, कुछ लोग बहुत अमीर होते थे और कुछ उनके अंडर में काम करते थे। तमिल लिटरेचर टेक्स्ट में हमें अलग अलग तरीक़ों से बता रखा है कैटेगरीज को, जैसे कि आजकल हम कहते हैं ना अपर मिडिल क्लास, रिच और अल्ट्रा रिच एंड पुअर एंड बिलो पॉवर्टी लाइन, हम ऐसे कहते हैं। वैसे उस ज़माने में भी ऐसे डिविजन्स हो रखे थे। तो सबसे पहले आते थे लार्ज लैंड ओनर जो बहुत अमीर होते थे जिन्हें वेल्लार कहा जा गया है तमिल संगम टेक्स्ट में। फिर आते थे प्लॉमन जिसे उज्वर कहा गया है, फार्मर्स बेसिकली। फिर आते थे स्लेव्स जिन्हें कहा जाता था अधिमिया। ठीक है, डिफरेंसेस वर ऑन द एक्सेस टू लैंड। अब ये जो अमीरी गरीबी का फ़र्क लोगों के बीच में होता था वो कैसे होता था, एक्सेस टू लैंड पे। जिस पे बहुत ज़मीनें होती थी वो अमीर होता था, जिसको अब ये स्लेव्स को तो ज़मीन रखने का हक ही नहीं होता था, तो जिसको ज़मीन रखने का हक ही नहीं है फिर वो और गरीब होता था। तो एक्सेस टू लैंड पे अमीरी गरीबी का फ़र्क हमारी कंट्री में होता था। ठीक है, तो नाउ जब लैंड की बात हो चुकी है यानी कि ज़मीनों की, तो नाउ वी विल सी ज़मीनें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी हमारी कंट्री के अंदर इन द टॉपिक 5.4 लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलिंग एलाइट्स। तो भाई लैंड ग्रांट क्या होता है, ज़मीन को ग्रांट कर देना यानी कि डोनेशन में दे देना। तो ये चीज़ हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलर थी। राजा लोग ज़मीनें डोनेट करते थे, जैसे कि एक राजा खुश हुआ और 5 गाँव डोनेट कर दिए तो उसके लिए बहुत बड़ी जगह डोनेट कर दी, उनने किसी ब्राह्मण को बहुत बड़ी एक जगह डोनेट कर दी। इस तरीके से जो है क्या लैंड ग्रांट्स हमारे यहाँ होते थे। तो जितने भी ये इंस्क्रिप्शंस हमें मिली है जहाँ पे लैंड ग्रांट्स हुए हैं यानी कि ज़मीन को डोनेट करा गया है, वो हमें कॉपर प्लेट्स पे मिली है यानी कि ताम्रपत्र से कहा जाता है उस पर, कि उस पर लिखा गया है कि ये राजा ने ये वाली ज़मीन इनको डोनेट करी है ऐसे। ठीक है, तो हमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स मिले हैं जहाँ पे ज़मीन डोनेशंस का या लैंड ग्रांट का हो गया है। जैसे कि अगर आप, और सिर्फ डोनेशन नहीं, किसी ने अगर खरीदी भी हो, जैसे अगर आप अपना घर खरीदते तो रजिस्ट्री मिलती है ना, तो बहुत सारे हमें रजिस्ट्री वाले वो मिले हैं इंस्क्रिप्शन जहाँ पे जो है ज़मीनों के ऊपर लिखा गया कि ये ज़मीन अब इसकी हो गई है। मैनी फाउंड ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू ब्राह्मण। ज़्यादातर हमें लैंड ग्रांट्स फिर जो ज़मीनें डोनेशन में दिखाई दी है वो इंस्टीट्यूशंस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मिली है कि कोई मंदिर बनवाने के लिए या कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, या ब्राह्मण को। सेंचुरी के अंदर हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली थी लैंड वाली, कुछ मिली संस्कृत लैंग्वेज में और बाकी तमिल और तेलुगु में मिली। अब आपको एक क्वीन के बारे में बता रखा है जिनका नाम है प्रभावती गुप्ता। तो ये जो प्रभावती गुप्ता है ये चंद्रगुप्त II की बेटी थी। जो गुप्ता एम्पायर के चंद्रगुप्त II थे ना, उनकी बेटी थी ये। और इनकी जो शादी हुई थी वो वकटास किंगडम के अंदर हुई थी, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ये वकटास किंगडम है। तो अब क्या हुआ था, ये जो वकटास किंगडम डेक्कन में इनकी शादी हुई थी, और वुमेन को तो ना अलाउड नहीं था कि वो लैंड ग्रांट कर पाए, कि वुमेन को ज़मीनों का हक ही नहीं होता था, कि वुमेन के ऊपर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती थी वुमेन के पास अपनी। तो जब किसी का प्रॉपर्टी अपनी है ही नहीं तो वो कैसे, एक्सेस टू प्रॉपर्टी नहीं था वुमेन को, है ही नहीं, तो फिर वो उसको डोनेट कहाँ से करेगी। जब आपके पास कुछ होगा तभी तो डोनेट करोगे। बट जो प्रभावती गुप्ता हैं वो एक्सेप्शन है हमारी हिस्ट्री की, इन्होंने बहुत सारे डोनेशंस करी थी ज़मीनों की। क्यों कर पाई वो, क्योंकि गाइस ये क्वीन बन गई थी, वकटा एम्पायर की क्वीन बनी थी ये हमारे इंडिया की सबसे आप मानो कि सबसे पहली रानियों में से एक है, जहाँ पे एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रानी ने शासन को संभाला था। तो प्रभावती गुप्ता एक क्वीन बनी थी वकटा एम्पायर की। ठीक है, तो इनके पास लैंड था तो इन्होंने इसलिए जो है लैंड को डोनेट करा था, वरना हमें कोई ऐसी इंस्क्रिप्शन नहीं मिली कि औरतों ने लैंड डोनेट करे उन पर, क्योंकि था ही नहीं तो वो कहाँ से लैंड को डोनेट कर सकती थी। आते हैं रूरल एरियाज़ के ऊपर, यानी कि गांव में क्या सब रहा करता था। तो गांव में जितने भी लोग रहा करते थे वो नॉर्मल गांव वाले थे, पीजेंट्स थे, और ब्राह्मण्स भी रहा करते थे। ठीक है, अब जितने भी गांव वाले होते थे, पीजेंट्स होते थे, उनका एक लॉर्ड हुआ करता था हर पीजेंट में, और उनको उस लॉर्ड को सारे ड्यूज़ देने होते थे जो वो लॉर्ड किंग को पे करेगा, यानी कि रेंट वगैरह और जो टैक्स वगैरह वो उसे पे करने होते थे। तो हर गाँव में एक लॉर्ड रहता था। ठीक है, अब जो गाँव के जो साइजेस थे खेतों के वो सब अलग अलग थे, स्मॉल से लेके वास्ट, बहुत बड़ा, छोटा, कोई अनकल्टिवेटेड लैंड होते थे कहाँ पे, गांव के अंदर। ठीक है, अब हमें बहुत सारे लैंड ग्रांट्स मिले हैं। लैंड ग्रांट्स मतलब ज़मीनें जो डोनेट करी गई हो ऑल ओवर आवर कंट्री। ठीक है, अब वो डिफरेंट साइजेस की थी। हमने देखा कि कोई स्मॉल प्लॉट्स डोनेट करे गए, कोई बहुत वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड जो है वो डोनेट करा गया है, हमने बहुत सारे ये देखे हैं। ठीक है, तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा लैंड ग्रांट्स करे क्यों जाते होंगे, ये जो ज़मीनों को डोनेट करा गया है ये इन्हें करने का एक्चुअल में रीज़न क्या होगा।
तो जो है पहले आर्कोलॉजिस्ट कुछ ऐसे कहते हैं कि जो राजा है ना वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए लैंड ग्रांट करते होंगे। ये उनकी एक स्ट्रैटेजी होगी दिखाने के लिए कि अरे हाँ हम तो बहुत अच्छे राजा हैं, और अपने एग्रीकल्चर को फैलाने के लिए ये ऐसे करते होंगे कि नए नए एरियाज तक एग्रीकल्चर फैलाने के लिए ऐसा करते होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब किंग वीक हो जाता होगा तब वो ऐसा करता होगा कि लोग उसको फिर और मानने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीक किंग को समानतास बना देते थे, जो राजा की पावर कम होती थी वो समानता बन जाता था। तो वो राजा 3-4 लैंड ग्रांट कर देगा, फिर वो पीसेंट्स उसके हक में हो जाएंगे, उसकी आर्मी बड़ी हो गई, वो फिर से स्ट्रांग हो गया। तो ऐसा कुछ आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं या फिर हिस्टोरियंस कहते हैं। और कुछ राजा कहते हैं कि वो अपने आप को सुपरमैन दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़प्पन दिखाने के लिए अपना लैंड ग्रांट्स जो है वो करते होंगे। दे वॉन्टेड टू प्रेजेंट एटलीस्ट अ फैकेट पावर, यानी कि अपनी पावर दिखाने के लिए और हम कितने अच्छे हैं ये दिखाने के लिए वो लैंड ग्रांट्स करते होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट। तो भाई हमें पता चल गया है कल्टिवेटर्स कौन होते हैं, फार्मर्स, और स्टेट मतलब किंग का रिलेशनशिप तो हमें पता चल गया है। बट ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी जिनका रिश्ता कैसा रहा करता था किंग के साथ में, वो हमें नहीं पता है। क्योंकि जैसे हो गए आप लोगों के फिशर फोक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंटरीज, इनके बारे में हमें पता नहीं चला है क्योंकि ये लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखा करते थे डेली लाइफ के। जैसे कि जिन्हें हम कहते हैं ना, मतलब कि बंजारे जो हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिशर फोक कम्युनिटी, उनके बारे में हमें नहीं पता उनका राजा से क्या रिलेशन रहा करता था। हंटर गैदरर्स, जो हंटिंग और करते थे, गैदर करते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे, उनका हमें नहीं पता है कि क्या उनका रिलेशन रहा करता था राजाओं से। तो कल्टिवेटर्स का तो हमें पता है, बट बाकी इन लोगों का नहीं पता है क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाउन्स एंड ट्रेड। यहाँ पे आप शहरों के बारे में जानोगे, हमारे इंडिया के जो बसलिंग शहर रहा करते थे उसके। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप होने लगती है 6th सेंचुरी BC से, और महाजनपद की कैपिटल बनती हैं ये सारे के सारे शहर। जैसे कि पाटलिपुत्र महाजनपद मगध का जो है कैपिटल सिटी क्यों बनते, क्योंकि ये रिवर रूट पे था, इसलिए इसको कैपिटल सिटी बना दिया जाता है। उज्जैनी अवंती नाम के महाजनपद का कैपिटल था, तो उज्जैनी लैंड रूट पे था, यहाँ पे बहुत ट्रेड होता था, इसलिए इसे बनाया गया था कैपिटल। पुहार जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ का टाउन हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो है ना ये सी कोस्ट पे था, आप मैप में देख सकते हो। तो जो समुद्री जो ट्रेड करना होता था उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जगह रहा करती थी। मथुरा, जैसे मैंने आपको बताया था, रिलीजियस पर्पज से, एंड जो है इतनी पॉपुलेशन थी तो ये बहुत ही बसल सेंटर रहता था, यहाँ बहुत भीड़ रहती थी और बहुत सारा ट्रेड होता था, बहुत जो है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स मथुरा में होते थे। कमर्शियल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल एक्टिविटी मथुरा में बहुत होती थी। तो ये 4 हमारे आप कह सकते हो, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा, सबसे इम्पॉर्टेंट शहर हुए हमारे इंडिया के। तभी मैंने आपको क्या कहा, चैप्टर का नाम है किंग्स के बारे में आप पढ़ चुके हो, फार्मर भी पढ़ चुके हो, अब आप आ गए हो टाउन के ऊपर। ठीक है, अब हम टाउन पे आ गए हैं, शहर पे आ गए हैं। तो आप जानते हैं 6.2 टॉपिक अर्बन पॉपुलेशन के बारे में, कि अर्बन पॉपुलेशन में क्या होता है। शहर में ही रहते थे, जैसे कैपिटल सिटी में रहते थे। एलाइट यानी जो किंग के साथ में जो अमीर लोग होते थे वो भी शहर में ही रहते थे। तो सारे शहरों को किलाबंद करा रखा होता था ज़्यादातर। अब आज के समय पे हम इन शहरों के अंदर एग्जैक्यूएशन नहीं कर सकते, जैसे हमने हड़प्पा में करी थी। हड़प्पा में ना इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो वहाँ पर खुदाई हो गई। अब अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, कितने लोग रहते हैं पटना के अंदर आज के समय पे? आज नहीं, 100 साल पहले से देख लो, 200 साल पहले से देख लो। जब एग्जैगरेशन करने आप जाओगे तब आपको लगेगा यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, हम एग्जैगरेशन नहीं कर सकते, लोगों को हटाना पड़ेगा, धरती को नुकसान पहुँचेगा। तो इन ऐसी जगहों पर, मथुरा, उज्जैनी, यहाँ भी बहुत लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जैगरेशन ज़्यादा नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल भी नहीं करी, थोड़ी बहुत खुदाई हमने करी। और खुदाई से हमें क्या क्या चीज़ें बाहर निकली, जैसे फाइन पॉटरी, जैसे हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स निकले थे वैसे यहाँ के निकले। सुंदर सुंदर पोटरी के बाउल निकले, डिशेज़ निकली यानी कि बर्तन निकले। और ऐसे कुछ बर्तन मिले जिनको ना नदन ब्लैक पॉलिश वेयर से पॉलिश कर रखा था। तो इसको ऐसा कहा जाता है कि ये लग्जूरियस आइटम यहाँ की ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकली। आई हैव टोल्ड यू इन द चैप्टर 1 की जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती थी वो लोकल चीज़ कह देते थे, तो चीप है, ये सब के पास होती होगी। और जो रेयरली मिलती थी वो एक्सपेंसिव और लग्जरी प्रोडक्ट होता था। तो नदन ब्लैक पॉलिश वेयर के बर्तन कुछ लोगों के घरों में से ही मिले, तो ऐसा लगा कि ये रिच पीपल यूज़ करते होंगे। ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने कुछ लोगों के घरों से मिले। टूल्स मिले हमें, वेसल्स मिले, पतीले टाइप, वेपन्स मिले, फिगराइंस यानी कि स्टैचू मिले, अलग अलग मटेरियल के बने में, गोल्ड के भी, सिल्वर के भी, कॉपर के भी, ब्रॉन्ज के भी, आइवरी के भी, ग्लास के भी, शेल के भी और टेराकोटा के भी। तो मिक्स्ड हमें सामान निकला, हमारा मिक्स तरीके के आर्टिफैक्ट्स निकले थे हमारे इन शहरों की खुदाई से।
अब आते हैं हम सेकेंड सेंचुरी BCE पे। सेकेंड सेंचुरी BCE से हमें शहरों के अंदर से डिफरेंट टाइप की ना एक वो मिलने लगी इंस्क्रिप्शन, इन्हें कहते थे हम वोटिव इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर नेम ऑफ द डोनर लिखा होता था और उसकी ऑक्यूपेशन, कि इस आदमी ने ये चीज़ डोनेट करी, उसका नाम और वो क्या काम करता है। तो कौन कौन सी, उससे हमें पता चल गई कि शहर के अंदर लोग क्या क्या ऑक्यूपेशन करते होंगे, कि उनका क्या, जैसे आज के समय में हमारे शहर में टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, और कौन हो गए, और लोकल सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो हो गए, किसी की अपना कोई बिजनेस है, बिजनेसमैन हो गए। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ आज के समय पे होते हैं। वैसे ही हमें जब हमने वोटिव इंस्क्रिप्शंस पढ़ी ना, तो उससे डोनर का नाम लिखा है, जैसे मेरा नाम लिखा है सिमरन सहानी और साथ में लिखा है टीचर। तो क्या हुआ, इससे पता चला मैं कौन हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन पता चल गई। उस ज़माने में अगर मैं होती तो ऑक्यूपेशंस पता चली। तो शहर में क्या क्या ऑक्यूपेशंस थी, वॉशिंग फोक यानी कि धोबी हुआ करते थे शहर में, वीवर्स यानी कि जो कपड़ा सिलते थे, स्क्राइब्स यानी कि जो लिखा पढ़त करते थे, जिन्हें लिखना आता था, तो शायद मैं तो स्क्राइब होती पुराने ज़माने में, ठीक है। तो कारपेंटर्स हो गए, जो है रिलीजियस टीचर्स हो गए, पॉटर्स जो घड़े बना रहे हैं, गोल्ड्समिथ जो सुनार होते हैं ना, जो सोने के गहने बनाएंगे, ब्लैक स्मिथ जो लोहा पीटेंगे और उससे कुछ कुछ बनाएंगे, मर्चेंट्स बिजनेसमैन आप कह सकते हो, और किंग। ये ऑक्यूपेशंस थी शहर की। अब जो है शहरों में गिल्ड और श्रेणीज भी बनती थी। गिल्ड जैसे आज के समय पे हम कहते हैं ना ट्रेड यूनियन बनता है, जैसे रेलवे वर्कर्स का यूनियन है, फैक्ट्री वर्कर का यूनियन है, वैसे ही गिल्ड्स भी बना करती थी शहरों में। अब ये गिल्ड और श्रेणीज के लोग, श्रेणी मतलब जो पर्टिकुलर काम करेंगे, गिल्ड मतलब यूनियंस, ये क्या क्या काम करते थे, प्रोडक्शन रेगुलेट करते थे। कोई सी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, कपड़ा बनाना हो, एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्शन रेगुलेट करना, मार्केट तक फिनिश प्रोडक्ट को ले जाना, बाज़ारों तक चीज़ें पहुँचे बिकने के लिए। और क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, जो आयरन के टूल्स वगैरह बना रहे हैं, ये सब काम गिल्ड और श्रेणीज वाला ये सब चलता था शहरों के अंदर। तो गाँव में कल्टिवेशन होती थी, शहर में वेपन्स बनना, टूल्स बनना, और गाँव से लाकर चीज़ें शहरों में बेचना, ये सब काम ये लोग किया करते थे, ठीक है। तो जो अर्बन एलाइट्स की सारी डिमांड होती थी, अर्बन एलाइट मतलब शहर में रहने वाले अमीर लोग जिन पे बहुत पैसा होता था, तो उनको कुछ भी खरीदना हो तो देयर वर डिफरेंट पीपल्स जो उनके खरीदने के जो चीज़ें हैं ना वो सब शहर तक पहुंचाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो अब आप जानोगे कि हमारे इंडिया का जो है बाहर के देशों के साथ ट्रेड लिंक्स थे, ठीक है। जैसे हड़प्पा वालों के ओमान से थे, वैसे ही बाद में भी थे। इंडिया का ट्रेड होने लगता है सेंट्रल एशिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में भी, और चाइना के साथ में भी। मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब हो गया बिजनेसमैन, जो बिजनेस करेगा, चीज़ों को बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो वो जो मर्चेंट्स हैं उन्हें अलग अलग नाम दे दिए जाते थे। जैसे मसतुवन कहते थे तामिल, जो तामिल अमीर अमीर बिजनेसमैन होते थे उन्हें मसतुवन कहते थे। प्राकृत लैंग्वेज में अमीर अमीर बिजनेसमैन को सेठीज कहते थे, कि तो सेठ है, सेठीज। और सातवाहानास भी जो है, जैसे सतवास कहते थे, सातवाहाना नहीं सतवास, ठीक है। एंड ये बहुत रिच हो जाते थे। क्या क्या जो मर्चेंट्स होते थे क्या क्या बेचते थे, सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल के ओर्स, और फिनिश गुड भी भेजते थे, जैसे स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, कुछ स्पाइसेस हो गई, और जैसे पेपर बेसिकली बहुत बिकता था इंडिया का रोमन एम्पायर को। टेक्सटाइल कपड़े हो गए आप लोगों के, और कपड़ा मतलब कपड़े नहीं, कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, मसलिन का कपड़ा, मलमल हमारा बहुत मशहूर था ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। और जो हो गए मेडिसिनल प्लांट्स, हमारे हर्ब्स जो हैं, हमारा नीम हो गया, और भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट जैसे हो गए हमारे, वो हम मेडिटेरेनियन सी से लेकर अरेबियन सी थे, मेडिटेरेनियन सी तक। अरेबियन सी यहाँ है ना, इधर, ये इधर, तो हमारा ना ये रोमन एम्पायर से बहुत हमारे ट्रेड लिंक्स थे। तो ये अरेबियन सी से, गुजरात वाली तरफ से, यहाँ से हमारा शिप निकलते थे और वहाँ रोमन एम्पायर को जाके हम जो है उनके साथ में ट्रेड लिंक्स रखा करते थे। अब भैया जब ट्रेड होता है तो पैसों की भी तो ज़रूरत है, सिक्कों की स्वर्ण मुद्राएं तुमने सुना होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 6.4 कॉइन्स एंड द किंग्स। तो इंडिया में कॉइनेज स्टार्ट हो जाती हैं एंड पंचमार्क कॉइन्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ, हमें मिलने शुरू हुए 6th सेंचुरी BCE से। तो 6th सेंचुरी BCE से ही हमारे को कॉइनेज इंडिया में मिली, ठीक है। यानी कि हमने जब खुदाई करी तो हमें कॉइन्स मिलने शुरू हुए। कौन कौन से कॉइन्स मिले हमें? पंचमार्क की कॉइन के ऊपर कुछ पंचो रखा है, हमें सिल्वर के भी मिले, कॉपर के भी मिले, ठीक है। अब जो कॉइन्स होते थे कौन कौन इशू करता था? या तो किंग इशू करते थे कॉइन्स को, या मर्चेंट्स अमीर अमीर, या बैंकर्स, वो कॉइन्स को इशू करते थे, ठीक है। अब फर्स्ट कॉइन जो हमें मिला बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का, वो था एक ऐसा कॉइन जिसपे रूलर की इमेज भी बनी हुई है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और पीछे कुछ लिखा हुआ है।
तो ये थे इंडो ग्रीक कॉइन्स, ये इंडियन और ग्रीक किंग के कॉइन्स थे एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे हमारी कंट्री के इनका राज चल रहा था। तो इनका हमें कॉइन मिला था 2nd सेंचुरी BCE में। उसके बाद में कुशाना रूलर्स बहुत फेमस थे गोल्ड के कॉइन्स बनाने के लिए इंडिया में। तो 1st सेंचुरी CE में हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कुशाना रूलर्स ने गोल्ड कॉइन्स बनाए जो रोमन एम्पायर के गोल्ड कॉइन से काफ़ी मिलते जुलते होते थे। यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स फिर बहुत बढ़ गया हमारी कंट्री के अंदर इंडिया में। इनफैक्ट रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। तो हमारे साउथ इंडिया के अंदर ना होर्ड्स होता है कैसा मटका सा, उसमें चीज़ें छुपा के रखी गई होती थी, जैसे हमारे लॉकर होता है ना, तो उस ज़माने में होर्ड्स होते थे। तो होर्ड्स के अंदर हमें रोमन एम्पायर की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं कि भाई मतलब हमारे ट्रेड लिंक्स थे ना, वो रोमन वाले लोग हमें पे करते थे, तो वो हमें मिले हैं। अब कुशाना रूलर्स के कॉइन पढ़ लिया। अब यहूदीज़ के कॉइन होते थे। यहूदीज़ के कॉइन हुए कहाँ पे? पंजाब और हरियाणा में 1st सेंचुरी CE में। ये कॉपर कॉइन्स बनाए इन लोगों ने, ठीक है। और मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स रहे वही हमारे गुप्ता रूलर्स के। गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन थे उनमें गोल्ड कॉइन्स का ना प्योर गोल्ड यूज़ करा गया। फिर 6th सेंचुरी BCE के 6th सेंचुरी के बाद से, BCE नहीं 6th सेंचुरी के बाद में, मतलब 600 BCE से 600 CE पे आ चुके हैं अब हम। तो उसके बाद से जो है हमारी कंट्री के अंदर वो बंद हो गए। क्या बंद हो गए? गोल्ड के कॉइन्स कम हो गए, बंद नहीं हुए, कम हो गए। क्यों कम हो गए? तो उस पर कुछ लोग कहते हैं कि या तो गोल्ड कम हो गया होगा, क्राइसिस आ गए हो इकोनॉमिक इसलिए, और कुछ आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं मे बी जिस ट्रेड रूट पे पहले हम रोमन एम्पायर वाले ट्रेड रूट को फॉलो कर रहे थे वहाँ गोल्ड कॉइन मिल रहे थे, हो सकता है अब इंडिया के ट्रेड रूट्स बाकी कंट्रीज़ के साथ में अगर हम वहाँ सर्च करें तो अब हमें गोल्ड कॉइन शायद वहाँ मिल जाए, ठीक है। विद दिस आते हैं, अब हमने कॉइन्स वाला टॉपिक पढ़ लिया, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर 7, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, बस चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बैक टू बेसिक, जहाँ से शुरुआत करी थी गाड़ी वहीं आके रुकेगी। गाड़ी चली थी हमारी ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट से, आपने जाना उसे डिसाइफर करा जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ आप थोड़ा डिटेल, ये भी कुछ डिटेल नहीं है, 3 लाइनें बताई हुई हैं कि कैसे डिसाइफर हुई थी ब्राह्मी और कैसे डिसाइफर हुई थी खरोष्टी। इंडियन लैंग्वेजेस है ना, बहुत सारी हमारे इंडिया की जितनी भी भाषाएं हैं उनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकाली गई है। अब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसका डिसाइफर हुआ कैसे था? तो बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर जैसे जेम्स प्रिंसेप भी, बहुत सारे इंडियन पंडित्स और बहुत सारे कंटेम्प्रेरी जो थे उस ज़माने में बंगाल के, उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट जिससे हिंदी लिखी गई है, हिंदी की मैन्यूस्क्रिप्ट, उसको रखा और ब्राह्मी की स्क्रिप्ट को रखा, कंपैरिजन करा, बहुत समय लगाया और तब जाके उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शन देखी, तब जाके वो जो है निकाल पाए थे ब्राह्मी को। बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर, पंडित्स और जो है बंगाल के काफ़ी सारे जो है स्कॉलर्स हो गए, उन सब ने मिलकर ब्राह्मी को डिसाइफर करा था, ठीक है। अब जो हमारी अर्ली इंस्क्रिप्शंस मिलती थी, बहुत पुरानी एग्जैक्टिवेशन करी, बहुत पुरानी इंस्क्रिप्शन मिली, तो स्कॉलर्स को लगता था ये तो संस्कृत में होगी क्योंकि इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक संस्कृत है। बट जो हमें बहुत पुरानी संस्कृत जो है हमें इंस्क्रिप्शंस मिली है वो कई संस्कृत की जगह प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड इट वॉज ओनली आफ्टर डिकेड्स ऑफ पेन्सटेकिंग इन्वेस्टिगेशन, 10 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो एपिग्राफिस्ट थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने डिसाइफर करा अशोकन ब्राह्मी को इन 1838। तो ब्राह्मी एक्चुअल में डिसाइफर कब हुई थी? 1838 में हुई थी। और अशोकन ब्राह्मी क्यों लिखा है? क्योंकि अशोका ने ब्राह्मी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, ठीक है। आगे चलो, अब पढ़ते हैं हम खरोष्टी के ऊपर। खरोष्टी कैसे हुई थी डिसाइफर? तो खरोष्टी के लिए हमारे पे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस नहीं था, हमें बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस नहीं मिली जो खरोष्टी में लिखी गई थी। जैसे ब्राह्मी में तो इतने पिलर्स मिले उसमें ब्राह्मी में छपा हुआ है, इसकी नहीं थी। तो बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है, अभी सुन लो खरोष्टी कैसे डिसाइफर हुई। तो खरोष्टी के लिए हमें कुछ कॉइन्स मिले, उन पे कुछ राजाओं का नाम लिखा था, कुछ आधा ग्रीक में लिखा था, आधा खरोष्टी में लिखा था, ठीक है। और फिर हमने कुछ कंपैरिजन करे तो हमें पता चला कि खरोष्टी में भी एक ए नाम का लेटर बनता है और ग्रीक की लैंग्वेज में भी एक ए नाम का लेटर बनता है। और वो ए लेटर किसके लिए यूज़ करा गया है? अपोलोटिटस नाम के एक राजा के लिए, ठीक है। तो फिर वहाँ से जो है प्रिंसेप जी बैठे, बहुत कंपैरिजन्स करे एंड खरोष्टी को डिसाइफर कर लिया गया था। तो खरोष्टी का हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए उन्होंने प्राकृत इंस्क्रिप्शंस की भी मदद ली थी एंड देन जो है खरोष्टी भी डिसाइफर हो गई। खरोष्टी की डेट नहीं गिवन, पर्टिकुलर किस समय पे डिसाइफर हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको प्रिंसिप पियादसी करवाया था, तो अब हम पियादसी के बारे में जानेंगे। तो कोई भी हमें इंस्क्रिप्शन ऐसी नहीं मिली थी जहाँ पे अशोका का नाम डायरेक्टली यूज़ करा गया हो, पर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस ऐसी मिले जहाँ पे देवयान पिया लिखा हो, पियादसी लिखा हो। तो पियादसी मतलब प्लीजेंट टू बिहोल्ड और देवयान पिया मतलब होता है प्लेज जो है बिलवेड ऑफ द गॉड, यानी कि भगवान के प्यारे।
तो एक ऐसे राजा का बार बार मेंशन हो रहा था हर इंस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे एक ये सोर्स देखो, जो ये है, रीड कर लो, इसे थोड़ा सा रीड करो, यह देवयान पिया दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे थे। तो फिर हमने पता लगाया कि अच्छा, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, कि ये देवयान पिया और जो ये वो है पियादसी, ये कौन है, ये सम्राट अशोक है, ठीक है। यहाँ पे अशोका के बारे में बात हो रखी है, तो इसलिए हमें पता चल गया, कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज को जान के हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये किसके है, ये सम्राट अशोक की है। उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ों को चेक करा जाता था। जैसे अशोका की एक ये सोर्स है जिसमें अशोका ने बता रखा है कि मैंने एक सिस्टम स्टार्ट करा जिसमें जो है लोग, मेरे पास रिपोर्ट्स आएंगी कि पूरे मेरे किंगडम में क्या चल रहा है, मुझे उसकी रिपोर्ट्स आए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं जाग रहा हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, ये रिपोर्ट मेरे पास हाथों हाथ आनी चाहिए और मैं उसी समय जो भी कुछ अफेयर चल रहा है, जो भी कुछ मांझरा चल रहा है, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ऐसा अशोका की ये सोर्स है। ये सोर्स देखिए आपने। तो जब ये सोर्स पढ़ी तो फिर लोगों ने, हिस्टोरियंस ने कहा क्या ये सच है, क्या अशोका से पहले राजा तक रिपोर्ट्स आने का सिस्टम नहीं था। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को लगता था कि भाई ये जो इंस्क्रिप्शंस में है, ये कहीं राजा ने अपनी जान पूछ के बढ़ाई तो नहीं कर रखी, क्या ये सब सच है या नहीं था। ऐसी भी बहुत बातें चलती थी। फिर एक और इंस्क्रिप्शन है जहाँ अशोका से रिलेटेड कलिंगा की कुछ बात लिखी हुई है, उड़ीसा के लोगों की। तो वो सब की जो है काफ़ी बार डाउट कर देते हैं हिस्टोरियंस और फिर लगे रहते थे ढूंढने में कि क्या ये सच है या नहीं है। तो विद दिस ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। जो भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिली उसकी लिमिटेशन, यानी कि उनकी क्या क्या कमियां हैं और क्या दिक्कतें आती हैं इंस्क्रिप्शन से हमारी हिस्ट्री को जानने में। सबसे पहले टेक्निकल लिमिटेशन होती है कि कोई इंस्क्रिप्शन अगर मिली है तो उसके लेटर बहुत फेंटली हैं, ख़राब हो चुकी है, लेटर फेंटली इनग्रेव्ड है, तो पढ़ने में समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। तो आप जो इंटरप्रिटेट कर रहे हो मीनिंग, शायद आप थोड़ा गड़बड़ कर दो। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज, ऐसा लग सकता है आधी टूट गई इंस्क्रिप्शन और कुछ लेटर उसके हमें समझ में ना आ रहे हो, तो ऐसा हमारा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल पाएगा। सम इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर्ड टू डेट। ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शन हमारे पास है जिन पे जो लिखा गया हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे हड़प्पा वालों की इंस्क्रिप्शन हो गई। नॉट एवरीथिंग और नॉर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। जैसे कि हर कोई जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बात होगी उसे ज़रूरी नहीं है इंस्क्रिप्शंस में लिखा गया हो। जैसे लैंड ग्रांट्स लिखे गए, बट रोड सोसाइटी में क्या होता था, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैसे होते थे, पॉलिटिक्स कैसे चलती थी, उस पर कोई इंस्क्रिप्शन नहीं लिखी गई। वैसे अशोका पता है क्या करते थे, इससे एक ऊपर टॉपिक में आपको बताया गया, अशोका बड़े बड़े पत्थर लगाते थे और उस पर धम्मा लिख दिया करते थे, तो लोग चलते फिरते जिससे उसे पढ़ ले। बट हमें आज तक नहीं पता कि क्या सब लोग पढ़ते थे, क्या इतने पढ़े लिखे लोग इंडिया में थे जो वो पढ़ के समझ जाएंगे, सबको लिटरेसी इतनी थी या नहीं थी। तो बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट हो गया रूटीन एग्रीकल्चर कैसे होता था, लोग खुशियाँ कैसे मनाते थे, डेली लाइफ कैसे चलती थी, ये सब इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था। बस राजा ने क्या किया ये लिखा था इंस्क्रिप्शन में। तो इंस्क्रिप्शन से हमें टोटल हिस्ट्री तो पता नहीं चलती है। कंटेंट ऑफ इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता था। जैसे कि मैं एक राजा हूँ, मैंने अपने जो है पोएट को कहा कि भाई ये सब लिख दो मेरी इंस्क्रिप्शन में, तो ऑब्वियसली मैं राजा हूँ तो वो मेरी तारीफ़ करके ही लिखेगा। तो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस होती थी वो सब्जेक्टिव होती थी कि जो उसकी प्रेज में ही लिखे। या फिर अगर मैं उस ज़माने की कोई स्क्राइब हूँ, मैंने एक इंस्क्रिप्शन लिख दी, मेरे में बहुत पैसा है, मैंने राजा के खिलाफ लिख दी, मुझे अच्छे नहीं लगते होंगे राजा, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, या मैंने किसी सिस्टम की बुराई करी या मैंने अच्छाई करी, तो वो मेरी अपनी सोच है ना। तो इंस्क्रिप्शन सब्जेक्टिव होती थी कि जिसका जो अपना दिमाग है वो उस हिसाब से लिखेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंस्क्रिप्शन में जो लिखा है वो बिल्कुल सच है और पूरी सोसाइटी वैसे ही चलती होगी। वो जितनी भी इंस्क्रिप्शंस होती हैं वो लिखने वाले का पर्सपेक्टिव दिखाती है। तो इससे हमें पास्ट पता तो चल जाता है भाई। अब डोरेमोन के टाइम मशीन तो नहीं है जो सब पता लगा लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाता है, पास्ट बहुत पता चल जाता है, बट टोटल नहीं, 100% सच हमें शायद नहीं पता चलता। तो यही इंस्क्रिप्शंस की कमियां हैं। तो विद दिस ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है किंग्स, फार्मर एंड टाउन। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आईडी लिंक, एंड जाके एक्सेस कर लेना नोट्स को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट।